ब्रेकफास्ट के बाद जियांग फे ने अपने पेरेंट्स को गुड बाय कहा। वे अब उसके बार बार बाहर जाने के आदी हो चुके थे। उनके बेटे के साथ आज तक कुछ बुरा नहीं हुआ था, इसलिए वे अब पहले की तरह वरीड नहीं रहते थे। भले ही जापान में केओस फैला हुआ था, लेकिन चाइना में हालात अभी भी काफी शांत थे। बहुत से ऑर्डिनरी सिटीजन्स को तो यह भी नहीं पता था कि उनके पड़ोसी देश में एक भयंकर बैटल चल रही है। 10 दिन पहले अमेरिकन्स ने पोर्ट को सील करने के लिए नेवीज भेजी थीं और चाइना ने ओवरसीज रहने वाले अपने सिटीजन्स का लार्ज स्केल इवैक्यूएशन किया था। ऑर्डिनरी सिटीजन्स को बस इतना ही पता था। चाइनीज और वेस्टर्न मीडिया दोनों ने म्यूटेंट्स के इन्वेजन और जापानीज नेवीज के डिस्ट्रक्शन पर चुप्पी साध रखी थी, इसलिए बहुत कम लोग जानते थे कि जापान में स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी का इस्तेमाल किया गया है। निकलने से पहले जियांग फे ने शांग गुआनकी को चुपचाप घर पर रहने और उसके पेरेंट्स का ख्याल रखने को कहा। शांग गुआनकी मान गई। वो सच में जियांग फे की मां से मिलने वाले प्यार और केयर को एंजॉय कर रही थी। उसने ये सब पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। फिर जियांग फे ने मार्शल आर्ट अलायंस के साथ मामला क्लियर किया और उन्हें अपनी मां द्वारा शांग गुआनकी को बेटी मानने के बारे में बताया। आखिर अगर वे इस बात को सोरिंग क्लाउड सेक्ट से छिपाते तो शांग गुआनकी बहुत बड़े डेंजर में पड़ जाती। जाहिर है कि सोरिंग क्लाउड सेक्ट को शांग गुआनकी का ये बिट्रेयल बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन उन पर अभी चाइना के दुश्मनों का थ्रेट मंडरा रहा था। कोई नहीं जानता था कि म्यूटेंट्स कब अटैक कर दें, इसलिए ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स का समय बिल्कुल नहीं था, खासकर तब जब बात जियांग फे जैसे किसी इंसान से पंगा लेने की हो जिसके पीछे 2 लेवल 5 पावर हाउसेस का सपोर्ट था। इसलिए नाराज होने के बावजूद उन्हें फिलहाल पेशेंट रहना पड़ा। वैसे भी शांग गुआनकी बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद अभी काफी वीक थी। उसके जाने से सोरिंग क्लाउड सेक्ट पर कोई खास असर नहीं पड़ा था, इसलिए सिर्फ उस जैसी एक डिसाइपल के लिए 2 लेवल 5 मास्टर्स से दुश्मनी लेने की कोई जरूरत नहीं थी। सब कुछ अरेंज होने के बाद जियांग फे अपने सफर पर निकल पड़ा। वो तियानटाई माउंटेन पर शांकिंग पैलेस की तरफ जा रहा था। इसकी वजह यह थी कि जापानीज गार्डियन बीस्ट का शिकार करने वाले लेवल 5 मास्टर्स में से एक मास्टर शांकिंग पैलेस से था, इसलिए जियांग फे को वहां जाकर उससे पूछना था कि बैटल असल में कहां हुई थी। जब जियांग फे शांकिंग पैलेस पहुंचा तो उसका बहुत ग्रैंड वेलकम हुआ। यहां तक कि शांकिंग पैलेस का हेड लियांग शियुआन भी अनगिनत बूढ़े और जवान टाओइस्ट प्रीस्ट्स के साथ उसका स्वागत करने बाहर आया। मेरे दोस्त जियांग फे, तुम्हारी मौजूदगी ने मेरे इस छोटे से मंदिर की शान बढ़ा दी है। लियांग शियुआन ने आगे बढ़कर जियांग फे का स्वागत किया। यह बूढ़ा टाओइस्ट प्रीस्ट 50 साल से ज्यादा का था। उसके अंदर एक गजब का डिवाइन पॉइस था। 0451 से मिली इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये आदमी एक पिनेकल लेवल 4 मार्शल आर्टिस्ट था। ग्रीटिंग्स मास्टर लियांग। जियांग फे ने जल्दी से आगे बढ़कर बो किया। आखिर वो यहाँ मदद मांगने आया था। अगर बैटलफील्ड पर जाने का उसका प्लान फेल हो गया तो उसे सच में शांकिंग पैलेस के लेवल 5 मास्टर से कुछ लेवल 5 एलियन बीस्ट फ्लैश मांगना पड़ेगा। जियांग फे, अंदर आ जाओ। लियांग शियुआन बहुत वेलकमिंग था। एक दूसरे को ग्रीट करने के बाद उसने जियांग फे का हाथ पकड़ा और वे एक साथ शांकिंग पैलेस के अंदर चले गए। जियांग फे और मास्टर लियांग कमरे में बैठ गए। थोड़ी बातचीत के बाद लियांग शियुआन ने पूछा, मेरे दोस्त जियांग फे, तुम अचानक से आ गए, क्या बात है? मुझे असल में एक मदद चाहिए थी। जियांग फे ने अपनी बात लियांग शियुआन के सामने रखी। अगर तुम सिर्फ बैटलफील्ड की लोकेशन जानना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। इसके लिए फाउंडर को परेशान करने की जरूरत नहीं है। लियांग शियुआन ने थोड़ा सोचकर कहा। क्या सच में? अगर ऐसा है तो बहुत बहुत शुक्रिया। जियांग फे ने सिर हिलाया। अगर उसे लियांग शियुआन से बैटलफील्ड की लोकेशन पता चल जाती तो उसे शांकिंग पैलेस के लेवल 5 मास्टर से नहीं पूछना पड़ता। आखिर उस रुतबे वाले इंसान से बात करना आसान बिल्कुल नहीं था। फिलहाल जियांग फे के पास चीजों को और डिले करने का टाइम नहीं था। जियांग फे, मेरे दोस्त, मेरा बस एक सवाल है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम बैटलफील्ड की लोकेशन क्यों जानना चाहते हो? लियांग शियुआन ने क्यूरियस होकर पूछा। मैं बस वहां जाकर देखना और सीखना चाहता हूं। जियांग फे हंसा। अगर बात यह है तो मुझे डर है कि तुम निराश हो जाओगे। लियांग शियुआन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और बोला, जहां फाउंडर्स लड़े थे वो जगह एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बैटलफील्ड थी। जियांग फे को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। हालांकि एक मार्शल आर्टिस्ट के इस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बैटलफील्ड का मतलब साइंस के हिसाब से आउटर स्पेस नहीं था, लेकिन फिर भी इसका मतलब था कि ये लड़ाई बहुत ज्यादा ऊंचाई पर हुई थी। अगर वे इतनी ऊंचाई पर लड़े थे तो भले ही लेवल 5 एलियन बीस्ट का फ्लैश जमीन पर गिरा हो, जियांग फे उसे ढूंढ नहीं पाएगा। कैप्टन, चिंता मत करो। लेवल 5 एलियन बीस्ट के फ्लैश में बहुत सारी बायोलॉजिकल एनर्जी होती है। अगर हमें बैटल जोन की अप्रॉक्सीमेट लोकेशन मिल जाती है तो मैं वहां पहुंचकर एरिया को स्कैन कर सकता हूं। 0541 ने जियांग फे के दिमाग में कहा। ठीक है, जियांग फे ने मन में जवाब दिया। 0541 की बात सुनकर उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया, इसलिए उसने मुड़कर लियांग शियुआन की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। मैंने सच में इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन मैं फिर भी एक बार वहां जाना चाहता हूं। ये मेरी इच्छा है। ठीक है, तुम्हारे जैसे यंग लोगों के लिए बाहर निकलकर दुनिया देखना अच्छा है। हालांकि बैटलफील्ड जापान में है, इसलिए मेरे दोस्त तुम्हें ज्यादा केयरफुल रहना होगा। क्योंकि जियांग फे पहले ही अपनी बात रख चुका था, इसलिए लियांग शियुआन उसे और कुछ नहीं कह सका। थोड़ी देर बाद उसने जियांग फे को उस जगह की अप्रॉक्सीमेट लोकेशन बता दी जहां लेवल 5 मास्टर्स ने जापानीज गार्डियन बीस्ट को मारा था। वैसे मास्टर लियांग, क्या आप सीनियर्स के एक्शंस का रिजल्ट जानते हैं? क्या वो जापानीज गार्डियन बीस्ट जिंदा है या मर चुका है? जियांग फे ने पूछा। अगर जापानीज गार्डियन बीस्ट अभी मरा नहीं था तो उसे बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा।
जब फाउंडर वापस आए थे तो उन्होंने इस बारे में कुछ बताया था। लियांग शियुआन ने सिर हिलाया और आगे बोला, फाउंडर के मुताबिक एलियन बीस्ट का आधा शरीर बुरी तरह कुचल दिया गया था। उसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, लेकिन आखिर में वो वहां से भाग निकलने में कामयाब रहा। हालांकि उसकी इंजरीज इतनी सीरियस थीं कि वो शायद अब तक मर चुका होगा। अच्छा, जांग फे ने सिर हिलाया। वो मरा बिल्कुल नहीं है। एलियन बीस्ट की वाइटैलिटी किसी की भी सोच से परे होती है। जब तक उसकी स्कल टुकड़ों में नहीं टूट जाती, वो पक्का जिंदा रहेगा। हालांकि वो इतनी बुरी तरह घायल है तो उसने अपनी कॉम्बैट पावर खो दी होगी और कुछ समय के लिए वीक रहेगा। वो कितने समय तक कमजोर रहेगा ये उसकी इंजरीज पर डिपेंड करता है। 0541 ने जियांग फे के दिमाग में कहा। ठीक है, जियांग फे समझ गया कि 0541 का क्या मतलब था। इसके बाद वहां से निकलने से पहले जियांग फे ने कुछ देर और लियांग शियुआन से बात की। हालांकि लियांग शियुआन ने जियांग फे को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन जियांग फे के पास वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं था। शंकिंग पैलेस छोड़ने के बाद जियांग फे अपनी जिगैंटिक सॉर्ड पर सवार होकर सीधा जापान की ओर निकल पड़ा। इस बार जियांग फे के दिमाग में एक क्लियर डेस्टिनेशन थी, वो बैटलफील्ड जहां लेवल 5 मास्टर्स ने एलियन बीस्ट का शिकार किया था। वहां पहुंचते ही 0541 एक वैल्यूएबल फ्लैश फ्रैगमेंट्स के लिए स्कैन करना शुरू कर सकता था। लियांग शियुआन के मुताबिक लेवल 5 पावर हाउसेज ने जिस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बैटलफील्ड को चुना था वो जापान में एप्पल हिल के ऊपर था। एप्पल हिल जापान का एक मशहूर डॉर्मेंट वोल्कानो था और ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी था। लेकिन ये जगह फिलहाल पूरी तरह सुनसान थी। असल में इस समय पूरे जापान की यही हालत थी। हमला करने वाले म्यूटेंट से लड़ने के लिए सभी जापानीज सिटीजन्स वॉर में शामिल हो चुके थे। 0541 स्कैनिंग शुरू करो। जियांग फे एप्पल हिल के ऊपर मंडराया और उसने 0541 को ऑर्डर दिया। जियांग फे के ऑर्डर्स मिलने के बाद 0541 ने 50 किलोमीटर के रेडियस में एनर्जी डिटेक्ट करना शुरू कर दिया। जियांग फे से एक के बाद एक एनर्जी वेव्स निकल रही थीं और डिटेक्शन के रिजल्ट्स वापस ट्रांसमिट हो रहे थे। कैप्टन, थोड़ा आसपास मूव करो, 0541 ने जियांग फे से कहा। ठीक है। जियांग फे अपनी जिगैंटिक सॉर्ड के साथ एप्पल हिल के चारों ओर धीरे धीरे उड़ने लगा ताकि 0541 को लेवल 5 एलियन बीस्ट के फ्लैश रेजिड्यूज की इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल सके। करीब 20 मिनट बाद 0541 के पास आखिरकार एक गुड न्यूज़ थी। कैप्टन, लेफ्ट साइड में 10 किलोमीटर दूर कुछ एबनॉर्मल एनर्जी फ्लक्चुएशंस हैं। ठीक है। जियांग फे ने सिर हिलाया और फौरन अपनी जाइगैंटिक सॉर्ड से उस तरफ उड़ चला। ये एक पहाड़ी जंगल वाला एरिया था और एकदम नॉर्मल लग रहा था। लेकिन 0541 के प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस पर जियांग फे धीरे धीरे जंगल में नीचे उतरा। 12 मीटर आगे 0541 ने जियांग फे के साथ प्रिसाइज लोकेशन शेयर की। जल्द ही जियांग फे उस जगह पर पहुंच गया जो 0541 ने बताई थी। कुछ नहीं है? जियांग फे ने कंफ्यूज्ड होकर पूछा। रिंग को नीचे की तरफ पॉइंट करो, 0541 ने कहा। अच्छा। जियांग फे ने फौरन ऐसा ही किया। वूश! एक सिल्वर लाइट चमकी और जियांग फे ने अपनी मिस्टीरियस रिंग से एक लाइट की किरण बाहर आते देखी। वो लाइट उसके पैरों के नीचे गिरे हुए पत्तों पर चमक रही थी। ये कोई नॉर्मल लाइट नहीं थी, यह एक ट्रैक्टर बीम थी। जल्द ही नाखून के साइज का एक बारीक मिंस्ड मीट का टुकड़ा बाहर खींचाया और 0541 ने उसे स्पेशल रिंग में रख लिया। डैम! इतना छोटा? मजाक कर रहे हो क्या? जियांग फे एकदम डम स्ट्रक रह गया। उसने सोचा था कि फ्लैश के फ्रैगमेंट्स का वजन कम से कम 500 ग्राम तो होगा ही। उसे उम्मीद नहीं थी कि वे इतने छोटे होंगे। कैप्टन, आपको खुश रहना चाहिए। इस लेवल 5 एलियन बीस्ट का शिकार हमने नहीं किया था। वो लोग बैटल के बाद लूट को यहां छोड़कर क्यों जाएंगे? वैसे भी हमारा प्लान यहां आकर सिर्फ लेफ्ट ओवर्स उठाना ही था, 0541 ने कंप्लेन करते हुए कहा। भले ही हम यहां लेफ्ट ओवर्स के लिए आए हैं, पर मुझे नहीं लगा था कि फ्लैश इतने छोटे टुकड़ों में टूटा होगा। जियांग फे ने अपनी आंखें घुमाई। इस लेवल 5 एलियन बीस्ट के फ्लैश में गजब की एनर्जी है। अगर टुकड़े बड़े होते तो वे लेवल 5 पावर हाउसेस की नजरों से कैसे बच पाते? फिर हमारा यहाँ क्या काम रह जाता? 0541 हंसा। छोड़ो, बस ढूंढना जारी रखते हैं। पता नहीं एक इंसान के लिए काफी फ्लैश हम कब तक कलेक्ट कर पाएंगे। जियांग फे ने हेल्पलेसली अपना सिर हिलाया। 0541 के हिसाब से एक लेवल 5 बायो ह्यूमन बनाने के लिए उसे कम से कम एक हाथ के साइज जितना फ्लैश चाहिए था। इसका मतलब था कि उन्हें नाखून के साइज के ऐसे सैकड़ों फ्रैगमेंट्स ढूंढने होंगे। भले ही इस बार उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन ये कुछ न होने से बेहतर ही था। पहला मीट का टुकड़ा मिलने के बाद तो जैसे जियांग फे की किस्मत ही चमक गई। हर 10 मिनट में 0541 को कुछ न कुछ मिल जाता। कुछ मीट रेजिड्यूज थे और कुछ खून के छोटे छोटे पूल्स। पूरी दोपहर बिताने के बाद जियांग फे काफी कुछ कलेक्ट करने में कामयाब रहा। शाम को जियांग फे ने आराम से अपने फील्ड रेशन में से थोड़ा सा खाया और फिर फ्लैश रेजिड्यूज कलेक्ट करना जारी रखा। वैसे तो हर टुकड़ा बहुत छोटा था, लेकिन ये एक कंटिन्यूअस एक्यूमुलेशन प्रोसेस था, इसलिए जियांग फे को बिल्कुल भी थकान या बोरियत महसूस नहीं हुई। कैप्टन, इस तरह का कलेक्शन टास्क थोड़े समय में पूरा नहीं हो सकता, इसलिए मेरी मानिए तो फिलहाल एक ब्रेक ले लीजिए, 0541 ने कहा। ठीक है, बात तो सही है। दिन भर के कलेक्शन के बाद जियांग फे के पास करीब 2 या 3 मुट्ठियों के बराबर फ्लैश रेजिड्यूज जमा हो चुके थे। ये फ्लैश रेजिड्यूज 0451 के लिए 2 पिनेकल लेवल 4 बायो ह्यूमन्स बनाने के लिए काफी थे, लेकिन एक लेवल 5 बायो ह्यूमन बनाने के लिए उन्हें और फ्लैश जमा करने के लिए अभी काफी समय चाहिए था। कैप्टन, अब आपको एक चॉइस चुननी होगी,
पहला तो ये कि एक लेवल 5 बायो ह्यूमन बनाने लायक फ्लैश रेजिड्यू जमा होने तक का इंतजार किया जाए। दूसरा, हमारा पुराना प्लान है कि इन बायो सैंपल्स से बायो पोशंस बनाकर आपकी खुद की एनर्जी लेवल बढ़ाई जाए, 0541 ने कहा। मैं 0541 की बात सुनकर जियांग फे झिझका। अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना काफी टेम्पटिंग था। आखिर उसके दुश्मन लगातार और स्ट्रांग होते जा रहे थे, लेकिन उसका खुद का एनर्जी लेवल अभी भी लेवल 4 की शुरुआत में अटका हुआ था। अगर लेवल 5 एलियन बीस्ट के फ्लैश से बायो पोशंस बन जाएं तो उसकी स्ट्रेंथ काफी बढ़ जाएगी। छोड़ो यार, मैं फिलहाल इन्हें ऐसे ही रखूंगा। काफी देर झिझकने के बाद जियांग फे ने रातों रात स्ट्रांग बनने का अपना प्लान छोड़ दिया। अगर बात एरियल को रेजरेक्ट करने की होती तो वो पक्का अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने को प्रायोरिटी देता, लेकिन अब उसका गोल इजाबेला को रेजरेक्ट करना था, इसलिए वो 1 मिनट भी इंतजार करने को तैयार नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इजाबेला की मौजूदा हालत पहले जैसी ही थी, जो एक छोटे अंधेरे कमरे में कैद होने के बराबर थी। जियांग फे उस लड़की को और तड़पते हुए नहीं देख सकता था। जो आपका हुक्म कैप्टन। 0541 ने जियांग फे के फैसले का कोई विरोध नहीं किया। उनके पास फिलहाल जितना फ्लैश था उसे देखते हुए अगर पोशंस बना भी लिए जाते तो भी जियांग फे का एनर्जी लेवल 4 की पिनिकल स्टेज तक नहीं पहुंच पाता। लेवल 5 तो बहुत दूर की बात थी। वैसे भी ये बायो ह्यूमंस के प्रोडक्शन जैसा नहीं था। बायो ह्यूमंस बनाते समय जेनेटिक सैंपल का इस्तेमाल करके उनमें सीधे एनर्जी भरी जा सकती थी, लेकिन जियांग फे एक जिंदा इंसान था। अगर उसके शरीर में इस तरह एनर्जी भरी जाती तो उसका शरीर उसी पल एक्सप्लोड हो जाता। चलो एक छोटा ब्रेक लेते हैं, फिर बाद में खोजना शुरू करेंगे। जियांग फे ने एक बड़े पेड़ के सहारे टिकते हुए कहा। कैप्टन, अब काफी देर हो चुकी है, मेरी मानिए तो आपको वापस गेम में जाना चाहिए, 0541 ने कहा। मैं वो गेम अब कभी नहीं खेलूंगा। जियांग फे ने अपना सिर हिलाया। डॉन ब्रेक अब उसके लिए एक दुखद जगह के अलावा और कुछ नहीं था। कैप्टन, ये मत भूलिए कि आपको जिन म्यूटेंट से लड़ना है उनके पास जल्द ही बहुत सारे हाई लेवल्ड बायो ह्यूमंस होंगे, इसलिए उनसे लड़ने के लिए आपको और पावर हासिल करनी होगी। इसके अलावा भले ही फ्यूचर में हमारे पास काफी एनर्जी और बायो सैंपल्स हो जाएं, लेकिन हम जो बायो ह्यूमंस बनाएंगे वो बिना इंटेलिजेंस वाले सिर्फ ज़ॉम्बीज होंगे, इसलिए आर्टिफिशियल सोल्स कल्टिवेट करने के लिए आपको वापस गेम में जाना ही होगा, 0541 ने उसे समझाया। मैं 0541 की बात सुनकर जियांग फे फिर झिझका। कैप्टन, आप नहीं चाहते ना कि फ्यूचर में म्यूटेंट्स चाइना पर हमला करें और आपके साथ ही नागरिकों को मार डालें? आप अपने गेम के दोस्तों को भी निराश नहीं करना चाहते होंगे? अगर आप अब गेम में नहीं जाएंगे तो उन एनपीसी लड़कियों को कैसा लगेगा जो अभी भी आपसे प्यार करती हैं? 0541 ने उसे समझाना जारी रखा। यार ठीक है, क्योंकि 0541 ने बात ही कुछ इस तरह से रखी थी, इसलिए जियांग फे अपने फैसले पर अड़ा नहीं रहा। तो एक लंबी सांस छोड़ने के बाद उसने गेम में लॉग इन किया। बड़े पेड़ के सहारे टिका हुआ जियांग फे गेम में चला गया। 0541 आसपास नजर रखने के चार्ज में था। कोई भी खतरा होते ही 0541 फौरन जियांग फे को जगा देता। जब वो गेम में लौटा तो जियांग फे अभी भी ड्रैगन गॉड के मेन हॉल में था। उसके बगल में एक बेजान इजाबेला खड़ी थी। जाने दो, जियांग फे ने अपना हाथ हिलाया और इजाबेला पेट स्पेस में रख दी गई। इजाबेला अब बिना इंटेलिजेंस वाली एक ऑर्डिनरी पेट थी। भले ही वो अभी भी स्ट्रांग थी, लेकिन वो अब पहले वाली बेला नहीं रही थी। किस्मत से जियांग फे पहले ही जानता था कि इजाबेला मरी नहीं है। जब तक उसकी तैयारियां पूरी हैं, इजाबेला को असली दुनिया में रेजरेक्ट किया जा सकता था, इसलिए जियांग फे अब उदास नहीं था। उसी तरह भले ही एरियल गेम से पूरी तरह गायब हो चुकी थी, लेकिन सब कुछ तैयार होते ही जियांग फे उसे भी असली दुनिया में रेजरेक्ट कर सकता था, इसलिए जियांग फे के दिल से गिल्ट भी कम हो गया। स्काई ग्लाइडिंग ड्रैगन। यो किड, क्या अब हम बात कर सकते हैं? ड्रैगन गॉड बेनेट स्ट्राज अंदर आया। बात करने के लिए बचा ही क्या है? जियांग फे ने गुस्से में कहा। भले ही इजाबेला और एरियल सच में मरी नहीं थीं, लेकिन अब उसके दिल में ड्रैगन गॉड के लिए जरा सी भी रिस्पेक्ट या अच्छी फीलिंग नहीं बची थी। ड्रैगन गॉड 2 बार हंसा और फिर जियांग फे से बोला, कल जो हुआ वो सच में एक एक्सीडेंट था। मुझे पता था कि बात यहां तक पहुंचेगी, इसलिए मैं तुम्हें किसी तरह से कॉम्पेंसेट करना चाहता हूं। ड्रैगन गॉड असल में जियांग फे के साथ काफी अच्छे से पेश आ रहा था। आखिर वो एक सेलेस्टियल रैंक्ड बिग बॉस था। अगर वो जियांग फे को इग्नोर करने का फैसला करता तो जियांग फे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। कॉम्पेंसेट करना? क्या तुम इजाबेला और एरियल को रेजरेक्ट कर सकते हो? जियांग फे ने ड्रैगन गॉड की तरफ अपनी आंखें घुमाईं। मैं सच में ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुम्हें सिर्फ किसी और तरीके से कॉम्पेंसेट कर सकता हूं। इसे मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा समझ लो। ड्रैगन गॉड ने एक लंबी सांस ली और जियांग फे के हाथ में एक रेड क्रिस्टल पकड़ा दिया। यह क्या है? हैरान जियांग फे ने उसे पकड़ लिया। ड्रैगन क्रिस्टल, जेमस्टोन लेजेंडरी, यूज इनले ऑन अ पेट और माउंट, allows the pet or mount to have Naga race lineage, greatly increasing the combat power of the pet or mount. Remarks: Each pet or mount can only be inlaid with 1 dragon crystal. तो ये कुछ ऐसा है। ड्रैगन क्रिस्टल हाथ में लेने के बाद जियांग फे हैरान रह गया। मुझे पता है कि तुम्हारे पास माउंट के तौर पर एक स्काई ग्लाइडिंग ड्रैगन है। भले ही उसे भी ड्रैगन कहा जाता है, लेकिन उसका नागा रेस से कोई लेना देना नहीं है। वो बस एक कीड़ा है जो ड्रैगन जैसा दिखता है। इस ड्रैगन क्रिस्टल के साथ तुम उसे एक ऐसे माउंट में बदल सकते हो जो काफी हद तक नागा रेस के ड्रेक्स जैसा होगा, ड्रैगन गॉड बेनेट स्ट्राज ने कहा। भले ही ये ड्रैगन क्रिस्टल सिर्फ लेजेंडरी क्वालिटी का था, लेकिन ये बहुत रेयर था।
यह मरने के बाद एक विशाल ड्रैगन के दिमाग में जमा होने वाला पावर का सोर्स था। इसे नागस के बीच एक ट्रेजर भी माना जाता था। अगर ड्रैगन गॉड को गिल्ट महसूस नहीं हो रहा होता तो वो इसे कभी बाहर नहीं निकालता। अब तुम मुझे परेशान ना ही करो तो अच्छा है। आखिर में जियांग फे ने ड्रैगन क्रिस्टल रख लिया। क्योंकि इजाबेला और एरियल सच में गायब नहीं हुई थी, इसलिए उसके दिल का गुस्सा थोड़ा कम हो गया था। इसके अलावा ये ड्रैगन क्रिस्टल काफी टेम्पटिंग आइटम था, इसलिए उसने इसे रखने का फैसला किया। ड्रैगन क्रिस्टल रखने के बाद जियांग फे पलटा और मेन हॉल से बाहर निकल गया। हालांकि ड्रैगन गॉड अभी भी जियांग फे से कुछ कहना चाहता था, लेकिन जियांग फे का ऐसा बर्ताव देखकर उसने अपने शब्द वापस निगल लिए। भले ही उसने ड्रैगन गॉड का कॉम्पेंसेशन कबूल कर लिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि जियांग फे ने ड्रैगन गॉड को माफ कर दिया था। वो अभी भी उससे नफरत करता था, इसलिए वो बस मुड़ा और चला गया। जियांग फे जल्दबाजी में ड्रैगन गॉड का हॉल इसलिए भी छोड़ रहा था क्योंकि रोजेट रोज ने उसे एक मैसेज भेजा था। जियांग फे को आज कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना था, इसलिए उसे फौरन सिटी ऑफ सिनर्स पहुंचना था। मेन हॉल के बाहर पहुंचने के बाद जियांग फे ने जुवेनाइल स्काई ग्लाइडिंग ड्रैगन को समन किया। उसे अपने बगल में देखकर जियांग फे भावनाओं में बह गया। जब भी वो जुवेनाइल स्काई ग्लाइडिंग ड्रैगन को समन करता था, इजाबेला उसके साथ उस पर सवारी करती थी, लेकिन आगे से उसे अकेले ही इसकी सवारी करनी होगी। भले ही इजाबेला अभी भी वहां थी, लेकिन वो बिना इंटेलिजेंस के सिर्फ एक पपेट थी। जियांग फे के लिए फिलहाल की इजाबेला बस एक कॉम्बैट सपोर्ट इक्विपमेंट थी। असली लड़की अब उस अंधेरे कमरे में कैद थी और उसके रेजरेक्ट करने का इंतजार कर रही थी। जियांग फे ने ड्रैगन क्रिस्टल बाहर निकाला। जियांग फे जैसे एक पार्ट टाइम जूएल माइस्टर के लिए जेमस्टोन्स को इनले करना कोई मुश्किल काम नहीं था। 1 मिनट से भी कम समय में जियांग फे ने जुवेनाइल स्काई ग्लाइडिंग ड्रैगन के माथे पर ड्रैगन क्रिस्टल को कामयाबी से इनले कर दिया। रोर। एक लंबी दहाड़ के बाद असल में 5 मीटर लंबा जुवेनाइल स्काई ग्लाइडिंग ड्रैगन बढ़कर 10 मीटर से भी ज्यादा लंबा हो गया। उसके पंखों का फैलाव भी बढ़कर हैरान कर देने वाले 25 मीटर्स तक पहुंच गया। ड्रैगन क्रिस्टल इनले होने के बाद जुवेनाइल स्काई ग्लाइडिंग ड्रैगन का सिर्फ साइज ही नहीं बदला था, बल्कि उसके ड्रैगन स्केल्स भी और ज्यादा चमकदार हो गए थे। हर एक ड्रैगन स्केल एक रंग बिरंगी चमक के साथ दमक रहा था। हुश हुश जैसे ही ड्रैगन ने अपने पंख फड़फड़ाए, जियांग फे को महसूस हुआ कि पूरे माहौल में एक खतरनाक ड्रैगन ऑरा भर गया है, जिससे भारी प्रेशर बन रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई असली ड्रैगन हो। इसके अलावा स्काई ग्लाइडिंग ड्रैगन के पंजे भी और लंबे और नुकीले हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे जियांग फे के माउंट को अब नए अटैक स्किल्स मिल गए थे। इवॉल्व। स्काई ग्लाइडिंग ड्रैगन माउंट एंशिएंट इनहेरिटेंस लेवल 76 हेल्थ पॉइंट्स, 304,000 फिजिकल डिफेंस, 10,000 प्लस 22,800 मैजिक डिफेंस, 10,000 प्लस 22,800 स्किल्स, फ्लेम स्पिट एरियल, फ्लेम स्पिट ग्राउंड, सियरिंग ब्रेथ ग्राउंड, रिप एरियल, रैपिड फ्लाइट, ड्रैकोनियन मैजिक स्पेल ब्लेजिंग मीटियोर। Flame Spit Aerial fires a fireball at a single target, dealing 200% of the rider's attack damage and igniting the target, causing a damage of 1% of the target's total health points. Lasts 5 seconds. Attack range is 40 meters. Flame Spit Ground fires a fireball at a single target, dealing 300% of the rider's attack damage and igniting the target, causing a damage of 1% of the target's total health. Lasts 5 seconds. Attack range is 60 meters. Searing Breath Ground spits flames in a fan-shaped area in front, causing 200% of the rider's damage to all enemies in the range. Attack range is 50 meters. Cannot be used on targets in the air. Rip rapidly rush to the side of the enemy's flying mount, causing huge damage to the mount. If the quality of the target mount is lower than the evolve Sky Gliding Dragon, there will be a 50% chance to directly rip the enemy's mount, instantly killing it. Rapid Flight movement speed is increased by an additional 300% for 1 minute. Cooldown time is 5 minutes. Draconian Magic Spell Blazing Meteors inflicts 30 times the damage of the rider on the targets in the magic range, stunning them for 2 seconds. Attack range is 100 meters. 3 seconds casting time. Remarks: The owner of the evolve Sky Gliding Dragon cannot own any other mount. Awesome! अपने नए माउंट को देखकर जियांग फे खुश हुए बिना नहीं रह सका। जुवेनाइल स्काई ग्लाइडिंग ड्रैगन के इवॉल्व स्काई ग्लाइडिंग ड्रैगन में अपग्रेड होने के बाद न सिर्फ उसके हेल्थ पॉइंट्स 3 गुना बढ़ गए थे, बल्कि उसके अटैक्स भी और ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इवॉल्व स्काई ग्लाइडिंग ड्रैगन के ज्यादातर स्किल्स का कोई कूलडाउन नहीं था। रैपिड फ्लाइट को छोड़कर बाकी सारे स्किल्स वो जब चाहे तब इस्तेमाल कर सकता था। इसके अलावा जियांग फे भी इवॉल्व स्काई ग्लाइडिंग ड्रैगन के साथ मिलकर अटैक कर सकता था। इसका मतलब था कि अपने माउंट पर सवारी करते हुए जियांग फे अपने हथौड़े से वार कर सकता था और साथ ही उसका माउंट भी दुश्मनों पर अटैक कर सकता था। पहले भले ही जियांग फे जुवेनाइल स्काई ग्लाइडिंग ड्रैगन के साथ मिलकर अटैक कर सकता था, लेकिन उसके स्किल्स का कूलडाउन टाइम 1 मिनट से भी ज्यादा लंबा था, इसलिए उसका असर इतना खास नहीं दिखता था। ज्यादातर टाइम जियांग फे जुवेनाइल स्काई ग्लाइडिंग ड्रैगन को एक मीट शील्ड की तरह ही इस्तेमाल करता था, लेकिन अब बात अलग थी। इवॉल्व स्काई ग्लाइडिंग ड्रैगन की अटैकिंग एबिलिटीज जियांग फे से भी कहीं आगे निकल चुकी थीं, इसलिए अचानक से जियांग फे की अटैकिंग एबिलिटीज भी लगभग 3 गुना बढ़ गई थीं। अपना माउंट अपग्रेड करने के बाद जियांग फे सिटी ऑफ सिनर्स की तरफ उड़ चला, क्योंकि जुवेनाइल स्काई ग्लाइडिंग ड्रैगन अब इवॉल्व स्काई ग्लाइडिंग ड्रैगन में इवॉल्व हो चुका था, इसलिए जियांग फे का माउंट सिर्फ बड़ा ही नहीं हुआ था, बल्कि उसकी फ्लाइट स्पीड भी काफी बढ़ गई थी। इसलिए वो बहुत जल्दी सिटी ऑफ सिनर्स के पास पहुंच गया।
उसका मैच तुरंत शुरू होने वाला था, इसलिए जियांग फे शहर के अंदर नहीं गया बल्कि सीधा शहर के बाहर मौजूद बड़े अरीना में चला गया। स्केड्यूल के हिसाब से आज जियांग फे के 2 मैचेस थे। एक गेम सुबह था और दूसरा दोपहर में। स्केड्यूल देखकर जियांग फे को अपने ओपोनेंट्स के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई। बदकिस्मती से आज के उसके दोनों ओपोनेंट्स के पास 9 कॉल्ड्रंस ऑफ द एंशिएंट किंगडम में से कुछ भी नहीं था, इसलिए जियांग फे को इन दोनों लोगों की कोई खास परवाह नहीं थी। सुबह वाले हाफ में जियांग फे का मैच तीसरे नंबर पर था। पहले 2 मैचेस प्रोफेशनल प्लेयर्स के बीच के ड्यूअल्स थे। दोनों तरफ के प्लेयर्स बहुत अच्छा खेले और उन्हें देखना काफी इंटरेस्टिंग था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर लेवल या रैंकिंग्स में कोई फर्क ना हो तो प्रोफेशनल प्लेयर्स की कॉम्बैट पावर असल में लगभग एक जैसी ही होती है। इस तरह की बराबरी की बैटल्स कहीं ज्यादा एक्साइटिंग होती हैं। पहले 2 मैचेस ने ऑडियंस को पूरी तरह से एक्साइटमेंट से भर दिया था। जैसे ही जियांग फे वहां आया, पूरी भीड़ खुशी से चिल्लाने लगी। मेरे लेफ्ट में खड़े प्लेयर मशहूर वर्डियर ग्लाइडर हैं। मुझे यकीन है कि आप सभी को इनके बारे में डिटेल में बताने की कोई जरूरत नहीं है। जिन प्लेयर्स ने इनका नाम नहीं सुना है वो ये मानने की हिम्मत भी नहीं करेंगे कि उन्होंने पहले कभी डॉन ब्रेक खेला है। होस्ट ने जैसे ही जियांग फे को आते देखा, उसने फौरन भीड़ का ध्यान खींचना शुरू कर दिया। आखिर बहुत से लोगों ने सिर्फ यहां आकर जियांग फे को देखने के लिए ही टिकट्स खरीदी थीं। वर्डियर ग्लाइडर, वर्डियर ग्लाइडर, कम ऑन ब्रदर फे, उस लड़के को मार डालो। ब्रदर फे इनविंसिबल हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। होस्ट की बात खत्म होते ही ऑडियंस खुशी से चिल्लाने लगी। ये साफ था कि जियांग फे के बहुत सारे फैंस थे। ब्रदर फे, थोड़ी मदद कर दो प्लीज, इस मैच को जितना हो सके उतना लंबा खींचना, अपने ओपोनेंट को एकदम से मत मारना। होस्ट ने जियांग फे को ऑडियंस से इंट्रोड्यूस कराने के बाद भीड़ के शोर मचाते समय धीरे से उसके कान में कहा। जियांग फे हैरान रह गया, लेकिन वह तुरंत बात समझ गया। ऑडियंस में बैठे प्लेयर्स ने एक इंटरेस्टिंग बैटल देखने के लिए टिकट्स खरीदी थीं, खासकर वो लोग जो जियांग फे के फैंस थे। उन फैंस ने जियांग फे को चीयर करने के लिए एक अच्छी सीट पाने पर बहुत पैसा खर्च किया था। अगर वो मैच शुरू होते ही अपने ओपोनेंट को एक ही हिट में मार देता तो भले ही इससे उसकी स्ट्रेंथ साबित होती, लेकिन इसका मतलब ये भी होता कि ऑडियंस के पैसे बर्बाद हो गए। ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जियांग फे कोई घमंडी इंसान नहीं था, क्योंकि होस्ट ने इतने प्यार से कहा था और ये कोई मुश्किल काम नहीं था, इसलिए वो होस्ट की मदद करने के लिए तैयार हो गया। मेरे राइट में खड़े प्लेयर भी प्रोफेशनल प्लेयर कम्युनिटी में बहुत मशहूर हैं। पिछले साल की प्रोफेशनल लीग रैंकिंग्स में वो 39वें नंबर पर आए थे। वो हैं एल्विन प्लेयर ब्रोकन ड्रीम्स। माहौल को और हल्का फुल्का बनाने के लिए होस्ट ने जियांग फे के ओपोनेंट को भी इंट्रोड्यूस किया। कम ऑन ब्रोकन ड्रीम्स, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं ब्रोकन ड्रीम्स। जियांग फे का ओपोनेंट एक वेटरन प्रोफेशनल प्लेयर था। भले ही जियांग फे के मुकाबले उसके फैंस काफी कम थे, लेकिन फिर भी वहां उसके कुछ सपोर्टर्स मौजूद थे, इसलिए पूरा माहौल एकदम वन साइडेड नहीं लग रहा था। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने की उम्मीद है। ब्रोकन ड्रीम्स ने जियांग फे की तरफ अपनी मुट्ठी उठाई। ब्रोकन ड्रीम्स असल में इस बैटल को लेकर काफी परेशान था। आखिर वर्डियर ग्लाइडर का नाम बहुत बड़ा था। इसके अलावा बाकी सब छोड़ भी दें तो उन दोनों के बीच का बड़ा लेवल गैप ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम था। अरे, आपको इतना मॉडेस्ट होने की जरूरत नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से सीखेंगे। जियांग फे हंसा। वो कोई घमंडी इंसान नहीं था, क्योंकि उसका ओपोनेंट उससे तमीज से पेश आया था, इसलिए उसने भी उसे पूरी इज्जत दी। क्योंकि मैच अभी शुरू नहीं हुआ था, इसलिए जियांग फे ने मौका देखकर अपने ओपोनेंट के एट्रीब्यूट्स चेक किए। एक लेवल 59 एल्वन मैजिशियन। वो एक फ्रॉस्ट डांसर था, जो एक रेयर क्लास है। अगर ब्रोकन ड्रीम्स किसी नॉर्मल ओपोनेंट से लड़ रहा होता तो उसकी कॉम्बैट पावर को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता था। इसके अलावा क्योंकि ब्रोकन ड्रीम्स पिछले साल की प्रोफेशनल लीग रैंकिंग्स में टॉप 50 में जगह बनाने में कामयाब रहा था, इसका मतलब था कि वो गेम में काफी स्किल्ड था। वो जियांग फे जैसे एक प्योर एमेचर से तो पक्का बेहतर था। अगर ब्रोकन ड्रीम्स किसी और प्लेयर के खिलाफ होता तो ये पक्का एक इंटरेस्टिंग बैटल होती। बदकिस्मती से जियांग फे जैसे स्ट्रांग इंसान के सामने ब्रोकन ड्रीम्स के पास अपना टैलेंट दिखाने का कोई चांस नहीं था। मैच शुरू किया जाए। रेफरी के इशारे के बाद मैच ऑफिशियली शुरू हो गया। प्लीज। जियांग फे ने खुद पहल करते हुए एक कदम पीछे लिया और कोई अटैक नहीं किया। इसके बजाय उसने अपना एक हाथ पीछे रखा और दूसरा हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने ओपोनेंट को पहला मूव चलने का इशारा किया। डैम, ब्रदर फे सच में बहुत अच्छे हैं। ये कंपटीशन है, फिर भी वो कितने मॉडेस्ट हैं। बिल्कुल, ब्रदर फे डार्क फैक्शन के आइडल हैं। जाहिर है कि उनका बर्ताव इज्जतदार ही होगा। जियांग फे बस होस्ट की रिक्वेस्ट के हिसाब से एक्टिंग कर रहा था। वो मैच को जितना हो सके उतना डिले करना चाहता था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसके फैंस उसे इस तरह चीयर करेंगे। ये क्या बकवास है। तुम एक लेवल 76 प्लेयर होकर एक लेवल 59 प्लेयर को बुली कर रहे हो और फिर भी अच्छे बनने का नाटक कर रहे हो। तुम कितने बेशर्म हो सकते हो। बिल्कुल सही, तुम बस खुद को बेवकूफ दिखा रहे हो। जियांग फे के फैंस को लगा कि वो दयालु बन रहा है और ये एक जेंटलमैन वाला मूव था, लेकिन ब्रोकन ड्रीम्स के फैंस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि जियांग फे जानबूझकर शो ऑफ करने के लिए अच्छे बनने का नाटक कर रहा है। चलो शुरू करते हैं। ब्रोकन ड्रीम्स ने कुछ कदम पीछे लिए और अटैक करने के लिए तैयार हो गया। ब्रोकन ड्रीम्स एक प्रोफेशनल प्लेयर था, इसलिए गेम कॉम्पिटिशन्स के जरिए ही उसकी कमाई होती थी। इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि जियांग फे उसे नीचा दिखाने के लिए अच्छे बनने का नाटक कर रहा है या नहीं।
उसे हर मैच को सीरियसली खत्म करना ही था। क्योंकि उसके सामने वर्डियोर ग्लाइडर था, इसलिए ब्रोकन ड्रीम्स जानता था कि उसके जीतने का चांस लगभग ना के बराबर है। क्योंकि उन दोनों के बीच 17 लेवल्स का फासला था, इसलिए लेवल सप्रेशन पहले से ही एक बड़ी प्रॉब्लम था। उसकी क्लास में भी कोई स्पेशल अटैक एट्रीब्यूट्स नहीं थे। उसके जैसे एक मैजिशियन के पास जियांग फे की अवॉइडेबिलिटी और लेवल सप्रेशन की वजह से होने वाले मिसेस से निपटने का कोई रास्ता नहीं था। वैसे भी प्रोफेशनल प्लेयर्स के लिए कुछ मैचेस हारना बहुत नॉर्मल बात थी। आखिर कोई भी 100% विन रेट मेंटेन नहीं कर सकता था। हर मैच में अगर आप हार भी जाते हैं तो भी एक इंटरेस्टिंग फाइट देकर हारना जरूरी होता था। सिर्फ प्रोफेशनलिज्म वाले प्रोफेशनल प्लेयर्स ही ऐसा कर सकते थे। आज ब्रोकन ड्रीम्स के लिए भी हालात कुछ ऐसे ही थे। भले ही वो जानता था कि वो ये बैटल हार जाएगा, लेकिन उसे अपना स्टाइल और अपनी स्ट्रेंथ दिखानी थी, ताकि उसके फैंस को लगे कि उनके खर्च किए हुए पैसे वसूल हो गए। आइस मिरर। ब्रोकन ड्रीम्स ने एक यूनिक स्किल के साथ बैटल की शुरुआत की। पीवीपी अरीना के बीचों बीच 18 आइस मिरर्स सामने आ गए, जिन्होंने तुरंत जियांग फे के देखने का रास्ता ब्लॉक कर दिया। भले ही बैटलफील्ड के बाहर बैठी ऑडियंस उन दोनों को साफ साफ देख सकती थी, लेकिन जियांग फे के नजरिए से ब्रोकन ड्रीम्स उन शीशों से टकराकर चमकने वाली डैज़लिंग लाइट्स के बीच कहीं गायब हो गया था। इंटरेस्टिंग। जियांग फे हल्का सा मुस्कुराया, वो जरा भी परेशान नहीं था। आइसिकल बर्स्ट। ब्रोकन ड्रीम्स अपनी जगह से हटकर अब जियांग फे के पीछे आ चुका था। उसने तुरंत जियांग फे पर एक स्किल का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो टेस्ट करना चाहता था कि जियांग फे कितना स्ट्रांग है। मिस। जियांग फे के सिर के ऊपर एक बड़ा सा मिस लिखा आ गया, लेकिन ब्रोकन ड्रीम्स को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। आखिर उन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा लेवल डिफरेंस था। उसके अटैक्स का मिस होना तो तय ही था। आइस फॉल। थोड़ी देर कास्ट करने के बाद ब्रोकन ड्रीम्स ने अपना अटैक और तेज कर दिया। एक बहता हुआ ग्लेशियर सीधा जियांग फे के सिर पर आ गिरा। ये ब्रोकन ड्रीम्स का किलर मूव था, क्योंकि इस स्किल की सबसे खास बात यह थी कि इसका निशाना कभी नहीं चूकता था। यह अवॉइडेबिलिटी को इग्नोर कर सकता था और यह कभी मिस नहीं होता था। जियांग फे के सिर के ऊपर एक लाल रंग का वर्ड लिखा आ गया। फिजिकल और मैजिक अटैक्स दोनों के डैमेज को रोकने के लिए ब्लॉक मैकेनिक्स थे। प्लेयर्स फिजिकल अटैक्स को ब्लॉक और पैरी कर सकते थे। मैजिक अटैक्स के लिए अवॉइड और मिस के अलावा रेजिस्ट का भी ऑप्शन था। आमतौर पर स्पेल्स को रेजिस्ट करने का चांस बहुत कम होता था, जो ब्लॉक और पैरी जैसे फिजिकल अटैक्स के ब्लॉक मैकेनिक्स के ट्रिगर चांस से काफी कम था। लेकिन जियांग फे का ब्रोकन ड्रीम्स पर लेवल सप्रेशन बहुत ज्यादा था और उसका मैजिक डिफेंस भी कहीं ज्यादा था। इन दोनों के एक साथ मिलने से उसके लिए ब्रोकन ड्रीम्स के स्पेल्स को रेजिस्ट करना बहुत आसान हो गया। ये कैसे? वर्डियो ग्लाइडर के सिर के ऊपर वो वर्ड देखकर ब्रोकन ड्रीम्स हैरान रह गया। उसने सोचा था कि शायद ये स्पेल पूरा डैमेज ना दे पाए और सिर्फ थोड़ा सा ही डैमेज दे, लेकिन उसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसका मैजिक पूरी तरह से रेजिस्ट हो जाएगा। भले ही वो इस अचानक हुए बदलाव से हैरान था, लेकिन एक वेटरन प्रोफेशनल प्लेयर होने के नाते ब्रोकन ड्रीम्स बहुत जल्दी इस सदमे से बाहर आ गया। ये लो, ब्रोकन ड्रीम्स ने एक फैसला किया। उसने जियांग फे को एक जोरदार झटका देने का प्लान बनाया। ब्रोकन ड्रीम्स के हिसाब से अगर यह मैजिक स्पेल जियांग फे को ज्यादा डैमेज नहीं भी दे पाया, तो भी ये उसे थोड़ा तो परेशान कर ही सकता था। इस तरह वो इज्जत के साथ यह बैटल हार सकता था। अगर वो अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी जियांग फे के लिए कोई खतरा नहीं बन पाया, तो ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। मिरर इमेज। ब्रोकन ड्रीम्स ने एक और किलर मूव का इस्तेमाल किया। क्योंकि जियांग फे आइस मिरर्स की वजह से कुछ देख नहीं पा रहा था, इसलिए उसे इसका पता नहीं चला। लेकिन बैटलफील्ड के बाहर बैठी ऑडियंस सब कुछ साफ देख सकती थी। उस पल ब्रोकन ड्रीम्स आइस मिरर्स के बीच तेजी से घूम रहा था। हर बार जब वो किसी आइस मिरर के पास से गुजरता, वो अपना एक मिरर इमेज छोड़ जाता। आखिर में सभी 18 आइस मिरर्स के सामने मिरर इमेजेस खड़े थे। ब्रोकन ड्रीम्स को मिलाकर बैटलफील्ड पर कुल 19 आइडेंटिकल फिगर्स मौजूद थे। ऑसम। ये बहुत कूल है। जाहिर है कि बैटलफील्ड के बाहर बैठी ऑडियंस ब्रोकन ड्रीम्स की स्किल देखकर हैरान थी। यहां तक कि जियांग फे के फैंस भी उसे फटी आंखों से देखते रह गए। आइस आर्ट एग्जीक्यूशन। 18 मिरर इमेजेस के सामने आने के बाद ब्रोकन ड्रीम्स ने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया। उसने फौरन उन 18 मिरर इमेजेस को कंट्रोल किया और उनसे एक अजीब बैटल अरे बनाया। वो खुद उस अरे के बीचों बीच खड़ा हो गया। अचानक सभी 18 आइस मिरर्स टूट गए और आइस के मैजिक एलिमेंट ने पूरे बैटलफील्ड में हलचल मचा दी। जियांग फे जैसा एक फिजिकल क्लास भी अपने आसपास मौजूद उस पावरफुल मैजिक एनर्जी को साफ महसूस कर सकता था। कम ऑन। ये लो, ब्रोकन ड्रीम्स के चिल्लाते ही 18 मिरर इमेजेस ने फौरन पूरे बैटलफील्ड की आइस एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लिया और सारी एनर्जी को बैटल अरे के बीच में इकट्ठा कर दिया। अरे के बीच में खड़े ब्रोकन ड्रीम्स ने सारी एनर्जी अपने अंदर समेट ली। फिर उसने अपना सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिक स्पेल फ्रॉस्ट बाराज आजाद करने के लिए उस एनर्जी को अपनी मैजिक पावर्स के साथ मिला दिया। जाओ, आइस ड्रैगन। ब्रोकन ड्रीम्स चिल्लाया। एक शीशे की तरह साफ आइस ड्रैगन उसकी वॉन्ड से बाहर निकला और सीधा जियांग फे की तरफ उड़ चला। डिवाइन शील्ड। जियांग फे ने अनजाने में अपना वो स्किल एक्टिवेट कर लिया जो उसे इनविंसिबिलिटी देता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ब्रोकन ड्रीम्स का आइस ड्रैगन बहुत खूंखार लग रहा था। उस ड्रैगन का शरीर पानी की बाल्टी जितना मोटा था। भले ही वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, उसका मोमेंटम सच में डरावना था। इसके अलावा जियांग फे के पास ज्यादा पीवीपी एक्सपीरियंस नहीं था। ज्यादातर टाइम वह बॉसेस से लड़ता था, इसलिए ऐसा शानदार मैजिक स्पेल देखते ही उसने फौरन इनविंसिबिलिटी एक्टिवेट कर दी। बूम। वो आइस ड्रैगन जियांग फे के सामने मौजूद उस अंडे के आकार वाले शील्ड से जा टकराया। इम्यून।
जब जियांग फे के सिर के ऊपर वो बड़ा सा लाल रंग का वर्ड लिखा आया तो ब्रोकन ड्रीम्स का दिल टूट गया। आमतौर पर नॉर्मल बैटल्स में क्योंकि बहुत से प्लेयर्स के पास इन्विंसिबिलिटी स्किल्स होते थे, इसलिए प्लेयर्स दुश्मन पर अपना अल्टीमेट मूव इस्तेमाल करने से पहले उन्हें अपनी इन्विंसिबिलिटी स्किल इस्तेमाल करने पर मजबूर करते थे। लेकिन ब्रोकन ड्रीम्स और जियांग फे की स्ट्रेंथ में बहुत बड़ा फर्क था। उसकी पिछली कोशिशों से यह साफ हो गया था कि वो अपने नॉर्मल अटैक से जियांग फे का डिफेंस भी नहीं तोड़ पा रहा था, तो उसे अपनी इन्विंसिबिलिटी स्किल्स इस्तेमाल करने पर मजबूर करना तो बहुत दूर की बात थी। इसलिए उसके पास अपना अल्टीमेट मूव इस्तेमाल करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन उसने सोचा था कि जियांग फे के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज होने की वजह से वो पलटवार करेगा। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जियांग फे सीधा इन्विंसिबिलिटी स्किल इस्तेमाल कर लेगा। वर्जियोर ग्लाइडर, तुम कितने वीक हो। ब्रोकन ड्रीम्स के फैंस ने तुरंत शोर मचाते हुए उसे बू करना शुरू कर दिया। उनकी नजरों में जियांग फे के अंदर एक टॉप प्लेयर वाला बर्ताव बिल्कुल नहीं था। ये कुछ ऐसा था जैसे उन दोनों ने एक ड्यूएल के लिए हामी भरी हो, फिर एक दूसरे की तरफ पीठ करके 50 कदम दूर चले गए हों, और फिर जब ब्रोकन ड्रीम्स अपनी रिवॉल्वर उठाकर पलटा तो उसने देखा कि जियांग फे कहीं से एक टैंक ले आया है और बैटलफील्ड में घुसता चला आ रहा है। यहां तक कि जियांग फे के फैंस भी थोड़े अजीब लग रहे थे। भले ही जियांग फे ने जो किया वो गेम के रूल्स के खिलाफ नहीं था, लेकिन एक टॉप प्लेयर ऐसा कभी नहीं करता। हालांकि वे जानते थे कि जियांग फे को इन चीजों की बिल्कुल समझ नहीं है। वो प्रोफेशनल प्लेयर्स कम्युनिटी का हिस्सा नहीं था। उसे लगा कि उसे बस अपने ओपोनेंट को हराना है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि प्रोफेशनल प्लेयर्स के लिए जीतना सेकेंडरी होता है। बैटल को इंटरेस्टिंग बनाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। प्रोफेशनल प्लेयर्स को अपना गुजारा करने के लिए फैंस की जरूरत होती है जो उन पर पैसे खर्च करें। इसलिए वे कॉम्पिटिशन्स में सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि इंटरेस्टिंग बैटल से ऑडियंस को खुश करने के लिए हिस्सा लेते थे। क्या हुआ? जियांग फे कंफ्यूज्ड था। उसे सच में नहीं पता था कि ऑडियंस शिकायत क्यों कर रही है। मैं हार मानता हूं। तभी ब्रोकन ड्रीम्स ने सरेंडर कर दिया। अपना अल्टीमेट मूव इस्तेमाल करने के बाद उसके पास बहुत कम मैना पॉइंट्स बचे थे। अगर जियांग फे उस पर अटैक नहीं भी करता तो भी वो इस शो को ज्यादा देर तक जारी नहीं रख पाता। इसलिए वो बस बैटल को यहीं रोकना चाहता था जब ऑडियंस अभी भी उसके मूव्स देखकर हैरान थी। जियांग फे मैच जीत गया, लेकिन वो अभी भी कंफ्यूज्ड था। मैच के बाद उसने जानबूझकर कंपटीशन कमेटी के एक स्टाफ मेंबर को ढूंढा और इस बारे में पूछा। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने कहाँ गलती की थी। ओह, मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई रूल है। जियांग फे ने अपना सिर हिलाया, लेकिन असल में उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो कोई प्रोफेशनल प्लेयर नहीं था जो इस तरह के कंपटीशन से गुजारा करता हो, इसलिए उसे ऑडियंस को खुश करने की जरा भी परवाह नहीं थी। उसने इस कंपटीशन में सिर्फ 9 कॉल्ड्रन्स ऑफ द एंशिएंट किंगडम के लिए हिस्सा लिया था। दोपहर के मैच में जियांग फे का ऑडियंस को एंटरटेन करने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि उन्होंने पहले उसे देखकर शोर मचाया था और बू किया था। रेफरी के मैच शुरू होने का ऐलान करते ही उसने अपना गेलस्टॉर्म्स हैमर उठाया और पलक झपकते ही अपने ओपोनेंट को मार डाला और आसानी से मैच जीत लिया। मैच खत्म होने के बाद कंपटीशन कमेटी ने उससे बात की। उन्होंने उसे कोऑपरेट करने और ऑडियंस की पसंद के हिसाब से बैटल्स को जितना हो सके उतना इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करने को कहा। लेकिन जियांग फे कोई प्रोफेशनल प्लेयर नहीं था। वो कंपटीशन कमेटी की बातों की परवाह क्यों करता? वैसे भी जब तक उसने कोई रूल नहीं तोड़ा था, वे उसे कंपटीशन में हिस्सा लेने से नहीं रोक सकते थे। उसका मकसद सिर्फ उस प्लेयर से लड़ने का मौका ढूंढना था जिसके पास एंशिएंट किंगडम्स ट्रेजर कॉल्ड्रन था, ताकि वो उससे वो छीन सके। दोपहर के मैच के बाद जियांग फे सिटी ऑफ सिनर्स में मौजूद टेलीपोर्टेशन पॉइंट के जरिए वापस डीमन ड्रैगन फोर्ट्रेस लौट आया। उस समय तक फोर्ट्रेस का कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका था। जियांग फे का फोर्ट्रेस अब प्लेयर्स के बीच सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस था। ये डीमन ड्रैगन फोर्ट्रेस एक एवरेज एनपीसी फोर्ट्रेस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। फोर्ट्रेस लौटने के बाद जियांग फे ने रोजेट रोज और बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया। इसके बजाय वो नीना, सिल्फी और बाकी लड़कियों को ढूंढने लगा। हस्बैंड, मास्टर, उनके चेहरों पर आंसुओं के निशान थे। भले ही सिल्फी और इजाबेला हमेशा एक दूसरे से लड़ती रहती थीं, लेकिन इजाबेला के जियांग फे के लिए जान देने के बाद सिल्फी अभी भी बहुत उदास थी। यार, इतने उदास मत हो, जियांग फे ने आगे बढ़कर उन्हें दिलासा दिया। आखिर वो सच जानता था, इजाबेला और आरियल सच में नहीं मरी थीं, लेकिन क्योंकि ये एक बहुत जरूरी मामला था, इसलिए उसके लिए सिल्फी और बाकी लोगों को ये बताना ठीक नहीं था। इसलिए फिलहाल वो सिर्फ इन लड़कियों को दिलासा ही दे सकता था। जियांग फे अपने हरम के साथ डीमन ड्रैगन फोर्ट्रेस में था जब तक कि उसके लॉग ऑफ करने का समय नहीं हो गया। गेम के बाद जियांग फे ने ब्रेकफास्ट किया और लेवल 5 एलियन बीस्ट का फ्लैश ढूंढने और इकट्ठा करने के अपने सफर पर वापस निकल पड़ा। हर गुजरते दिन के साथ हार्वेस्ट काउंट खराब और कम होता जा रहा था। उसे मिलने वाला फ्लैश छोटा होता जा रहा था और उनके मिलने का इंटरवल भी बढ़ता जा रहा था। फिर भी वो एक अच्छा खासा अमाउंट इकट्ठा करने में कामयाब रहा, जो लगभग एक हाथ की लंबाई जितना था। भले ही वो जानता था कि और फ्लैश ढूंढना अब मुश्किल ही होगा, लेकिन वो सैटिस्फाइड था कि उसकी मेहनत रंग लाई है।
कैप्टन मेरी मानिए तो आपको गेम में ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए और फीमेल एनपीसीएस के साथ ज़्यादा रेपुटेशन पॉइंट्स कमाने चाहिए। मेटा ह्यूमंस के साथ होने वाली वॉर की तैयारी के लिए हमें अपने एलाइज की गिनती बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। 0541 ने कहा जब जियांग फे अपना लंच ब्रेक ले रहा था। बस करो यार, जियांग फे ने कहा, क्योंकि वो इस टॉपिक पर और बात नहीं करना चाहता था। कैप्टन मैं सीरियस हूँ। भले ही ऐसी कई लड़कियां हैं जो रेपुटेशन के इन्फैचुएटेड लेवल तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन आपकी करंट स्टेट में ये काफ़ी नहीं होगा। 0541 ने जियांग फे को परेशान करना जारी रखते हुए कहा। फीमेल एनपीसीएस के बारे में इसके लगातार बकबक करने की वजह जियांग फे का अपने हरन को और बढ़ाने से मना करना था। मैंने कहा ना बस करो, जियांग फे ने कहा। इजाबेला और एरियल को खोने के बाद जियांग फे और फीमेल्स के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता था। चाहे जो भी हो, वो और मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। कैप्टन मैं सिर्फ आपके फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ। आपका करंट मिशन ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल एनपीसीएस इकट्ठा करना है। ये अपनी खुद की पर्सनल आर्मी को स्ट्रांग बनाने के लिए और ज़्यादा आर्टिफिशियल सोल्स कल्टिवेट करने के लिए है। 0541 ने कहा। 0541 एक एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, लेकिन उसमें सबसे ज़रूरी फंक्शन यानी इमोशनल एम्पैथी की कमी थी। अर्थ का सबसे महान दिमाग होने के बावजूद उसमें इमोशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। इसलिए ये समझने के बावजूद कि जियांग फे को ये बातें पसंद नहीं आ रही हैं, उसने आग में घी डालते हुए अपनी बात जारी रखी। बहुत हुआ, कैप्टन ऑफ ब्रेवहार्ट की अथॉरिटी से मैं तुम्हें आधे घंटे के लिए हाइबरनेट होने का कमांड देता हूँ। जियांग फे गुस्से में चिल्लाया। जो आपका हुक्म कैप्टन। अपने सिस्टम को हाइबरनेशन मोड में डालने से पहले 0541 ने कहा। एक बार जियांग फे के कैप्टन वाली अथॉरिटी इस्तेमाल करने के बाद उसकी किसी भी बात को टालने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। जब 0541 शांत था, जियांग फे ने उसकी बातों के बारे में सोचा, और एनपीसीएस को कोट करना उसका इरादा कभी नहीं था, लेकिन 0541 के सजेशंस में दम था। अगर जियांग फे को सिर्फ ब्रेवहार्ट का मेन इंजन मिल जाता तो लेवल 5 को छोड़कर वो पिनिकल स्टेज वाले लेवल 4 बायो ह्यूमंस को मास प्रोड्यूस कर सकता था। जब वो वहां पहुंचता तो इतनी पावरफुल आर्मी को कौन संभालता? क्या वो खुद? भले ही उसे इतनी पावरफुल आर्मी होने के नतीजों से डर लगता था, लेकिन म्यूटेंट्स की आर्मी का सामना करने के लिए इसे अपने हाथ में रखना बहुत जरूरी था। बायो ह्यूमंस के शरीर का कंट्रोल लेने के लिए सबसे अच्छे लोग वो एनपीसी फीमेल्स ही होती जो जियांग फे के प्रति लॉयल थीं। प्लैनेट नामिक की टेक्नोलॉजी के साथ 0541 डॉन ब्रेक से प्रोग्राम को एक्सट्रैक्ट करके उन्हें बायो ह्यूमंस के बिना सोल वाले शरीर में इम्प्लांट कर सकता था। वे पक्का जियांग फे को सर्व करने वाली सबसे लॉयल आर्मी बन जाती। 0541 का सजेशन था कि सिल्फी, इजाबेला, नीना और हुआ मुलान जैसी हायर इंटेलिजेंस वाली और ज़्यादा फीमेल एनपीसीएस हों। इसका मकसद एक ऐसी स्ट्रॉन्गर सोल को कल्टिवेट करना था जो परफेक्ट लेवल 5 बॉडीज को मास्टर कर सके। नॉर्मल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जिन्हें जियांग फे डम एनपीसीएस कहता था, वे बिना टूटे इतने कॉम्प्लिकेटेड शरीर को कभी हैंडल नहीं कर पाते। आधे घंटे बाद 0541 अपने टेम्पररी हाइबरनेशन से जागा। अब इमोशन ना होने की वजह से 0541 ये समझने में फेल रहा कि हाइबरनेट होने का कमांड असल में बहुत ज़्यादा बोलने की पनिशमेंट थी। अपने फंक्शंस वापस मिलते ही 0541 ने फिर से उसी टॉपिक पर बात करना शुरू कर दिया। 0541 इसके बारे में बात करना बंद करो। मैं इसकी इंपॉर्टेंस समझता हूँ। क्या हम अपने करंट टास्क पर ध्यान दें? लेवल 5 एलियन बीस्ट का फ्लैश ढूंढने पर? ठीक है सर, मैं समझता हूँ कि मल्टीटास्किंग इंसानों के बस की बात नहीं है। अगले कुछ दिनों तक जियांग फे अपना पूरा दिन फ्लैश ढूंढने में बिताता और रात को गेम में लगा रहता। ज़्यादातर टाइम वो पीवीपी फाइट्स में हिस्सा लेता। अगर उसके पास थोड़ा भी टाइम बचता तो वो उसे सिल्फी और अपने हैरम की बाकी लड़कियों के साथ बिताता। भले ही 0541 की लगातार बोली जा रही बातें उसे परेशान कर रही थीं, लेकिन जियांग फे इस बारे में सीरियसली सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। पलक झपकते ही 5 दिन बीत गए और जियांग फे ने पीवीपी बैटल्स की पहली प्रिलिमिनरी फाइट्स खत्म कर ली थीं। उसने जिन भी प्लेयर्स से लड़ाई की उनमें से किसी के पास कोई ट्रेजर्ड कॉल्ड्रन नहीं था। सिर्फ फ्रीविल इकलौता ऐसा प्लेयर था जिसके पास कॉल्ड्रन होने की कॉन्फर्मेशन थी, लेकिन अफसोस की बात थी कि वो उस ग्रुप में नहीं था जिससे जियांग फे पहले प्रिलिमिनरी राउंड्स में लड़ा था। इस टाइम पीरियड में जियांग फे ने सिल्फी और बाकी लड़कियों के साथ उनकी फीलिंग्स कल्टिवेट करने के लिए टाइम बिताया था। अफसोस की बात थी कि उनके इमोशंस इजाबेला जितने गहरे नहीं थे। इतने छोटे टाइम स्पैन में इजाबेला जैसे इमोशंस कल्टिवेट करना लगभग नामुमकिन था। अब तक की इकलौती गुड न्यूज़ इकट्ठा किया गया फ्लैश का अमाउंट था। भले ही ये इजाबेला और एरियल दोनों को रिवाइव करने के लिए काफ़ी नहीं था, लेकिन ये सिर्फ एक इंसान को रिवाइव करने के लिए काफ़ी था। जियांग फे एरियल से पहले इजाबेला को रिवाइव करना चाहता था। जब वो इजाबेला को फिर से देखने के लिए एक्साइटेड था, तभी 0541 ने उसके अरमानों पर पानी फेर दिया। कैप्टन, आपने एक इंसान को रिवाइव करने लायक लेवल 5 एलियन बीस्ट्स फ्लैश तो इकट्ठा कर लिया है, लेकिन हमारे पास इस प्रोसेस का दूसरा सबसे ज़रूरी हिस्सा नहीं है, और वो है पावर। हमारे पास कितनी है और हमें कितनी चाहिए? मेरे करंट पावर रिजर्व्स इतने कम हैं कि हमें 99.99% और पावर कलेक्ट करनी होगी, 0541 ने कहा। 0541 की बात सुनकर जियांग फे का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने अभी हाल ही में वैटिकन और म्यूटेंट ब्रदरहुड से इतना सारा यूरेनियम कलेक्ट किया था। भले ही उसने जापान की रीसेंट वॉर में थोड़ा बहुत खर्च कर दिया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि 0541 का करंट पावर रिजर्व इतना कम होगा कि उसे 99.99% और ढूंढना पड़ेगा। आखिर तुम्हें इतनी सारी पावर की क्या ज़रूरत है? जियांग फे ने पूछा। कैप्टन, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया।
पावर या एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेवल 5 पावर लेवल से मैच करने वाला शरीर बनाने के लिए मुझे उतनी ही एनर्जी चाहिए होगी। अभी हमारे पास सिर्फ एक लेवल 5 बॉडी का हाथ बनाने लायक एनर्जी है। मैं बाकी के शरीर का क्या करूंगा? ये मत भूलिए कि आप मुझसे जो भी रिक्वेस्ट करते हैं उसमें भी एनर्जी कंज्यूम होती है। शिट। तो फिर जापानीज ने अपने बायो ह्यूमंस को इतना स्ट्रांग कैसे बनाया? क्या उनके पास कोई पावर सोर्स था? हाँ और ना। भले ही तरीका अलग है, लेकिन जापानीज ने भी मेरे वाला ही प्रिंसिपल इस्तेमाल किया था। मेरा पावर सोर्स न्यूक्लियर एनर्जी जैसी बेजान चीजों से आता है। जापानीज ने इसके बदले लाइफ फोर्स का इस्तेमाल किया था। लाइफ फोर्स, आसान शब्दों में कहूं तो जिंदा लोगों की बलि। एक लेवल 4 बॉडी बनाने के लिए जापानीज ने बहुत सारे वीकर लेवल मेटा ह्यूमंस की बलि दी थी। उन्होंने ये ऐसे ही किया था। 0541 ने बायो ह्यूमंस बनाने की जापानीज टेक्नोलॉजी के राज खोलते हुए कहा। शिट, ये तो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा क्रूअल है, जियांग फे ने कहा। सिर्फ एक बायो ह्यूमन बनाने के लिए 1000 लोगों को पीसने की बात सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। लेवल 5 एलियन बीस्ट एक दिन तक खोजने के बाद जियांग फे और 0541 को अपनी खोज में और कुछ खास नहीं मिला। थोड़ा और टाइम बिताने के बाद जियांग फे ने काम यहीं खत्म करने और चाइना लौटने का फैसला किया। भले ही वो इजाबेला और आरियल दोनों को रिवाइव करने लायक फ्लैश ढूंढने में फेल रहा था, लेकिन जियांग फे के लिए ये एक सक्सेस ही थी। अब इकलौती प्रॉब्लम पावर की बची थी। कैप्टन रुकिए, मैंने एक एब्नॉर्मैलिटी डिटेक्ट की है, 0541 चिल्लाया जब जियांग फे अपने जायंट सॉर्ड होवरबोट को निकाल रहा था। क्या तुम्हें कुछ मिला? जियांग फे ने पूछा। कैप्टन, क्या आप इस पहाड़ी के दूसरी तरफ मौजूद एप्पल ट्रीज तक जा सकते हैं? मैं उस एरिया को अच्छे से स्कैन करना चाहता हूं, 0541 ने कहा। ठीक है। जियांग फे अपने होवरबोट पर कूदा और एप्पल ट्रीज की तरफ उड़ चला। थोड़ा और नीचे 0541 ने कहा जब जियांग फे पेड़ों के ऊपर मंडरा रहा था। अगर वो थोड़ा और आगे उड़ता तो वो एक और बड़े पहाड़ तक पहुंच जाता जो असल में एक इनएक्टिव वॉल्केनो था। कैप्टन, जब तक मैं इस एरिया को स्कैन करता हूं आप यहीं रुकिए, 0541 ने कहा। ठीक है, यही सही, जियांग फे ने अपनी सॉर्ड से उतरते और थोड़ा टहलते हुए कहा। 20 मिनट बाद 0541 एक रिपोर्ट के साथ वापस आया। कैप्टन, आप गेस भी नहीं कर सकते कि मुझे क्या मिला है। क्या ये ब्रेव हार्ट का मेन इंजन रूम है? जियांग फे एक्साइटमेंट में चिल्लाया। अगर ऐसा था तो ये जियांग फे की लगभग सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता। नहीं, वो नहीं। आपकी उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए सॉरी, 0541 ने कहा। मुझे जापान का गार्डियन बीस्ट मिल गया है, वो बहुत बुरी तरह इंजर्ड है, 0541 ने कहा। व्हाट द फक? अगर 0541 ने बुरी तरह इंजर्ड होने वाली बात नहीं जोड़ी होती तो जियांग फे वहां से भाग खड़ा होता। वो एक लेवल 5 बीस्ट था, एक ऐसा डेंजरस बीस्ट जो जियांग फे की मौत की वजह बन सकता था। कैप्टन, डरिए मत, अपनी इंजरीज की वजह से ये फिलहाल गहरी नींद में है और अगर हम केयरफुल रहे तो कोई खतरा नहीं होगा, 0541 ने कहा क्योंकि उसने महसूस कर लिया था कि जियांग फे भागने वाला है। इसमें अच्छा क्या है? जियांग फे ने कहा। एक इंजर्ड लेवल 5 एलियन बीस्ट भी एक पावरफुल लेवल 5 एलियन बीस्ट ही था। कैप्टन, बस मेरे डायरेक्शंस फॉलो कीजिए और आप समझ जाएंगे, 0541 ने लोकेशन की एक इमेज प्रोजेक्ट करते हुए कहा। ठीक है, जियांग फे ने कहा। 0541 जियांग फे को कभी किसी डेंजरस सिचुएशन में नहीं डालता। जियांग फे वोल्कानो के मुहाने तक पहुंच गया। क्योंकि ये वोल्कानो डोरमेंट माना जाता था, इसलिए वोल्कानो का खुला हुआ मुहाना हार्डन रॉक्स की एक मोटी लेयर से ढका हुआ था। लेकिन वहां एक ओपनिंग थी जिसे देखकर लग रहा था कि उसे हाल ही में खोदा गया है। उस ओपनिंग से धुआं बाहर निकलता हुआ साफ देखा जा सकता था। ऐसा लग रहा था कि लेवल 5 एलियन बीस्ट छिपने और रिकवर करने के लिए इस एरिया में भाग आया था। यह बीस्ट काफी स्मार्ट है, इसे पता था कि इंसानों के जाने के लिए सबसे खतरनाक जगह ही छिपने के लिए सबसे सेफ जगह होगी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो बीस्ट ऐसी जगह छिपा होगा, भले ही यह जगह उस जगह से ज्यादा दूर नहीं थी जहां जापान की बैटल हुई थी। शीश, हर गुजरते सेकंड के साथ गर्मी बढ़ती जा रही है, जियांग फे उस कैविटी में घुसते हुए चिल्लाया। जैसे जैसे वो उस होल में आगे बढ़ा, सल्फर की बदबू और ज्यादा स्ट्रांग होती गई। लावा से निकलने वाली ये हीट बीस्ट को हील करने के लिए बहुत जरूरी है। ये रिकवर करने के लिए जियोथर्मल हीट को एनर्जी के एक सोर्स के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, 0541 ने कहा। जियांग फे सोच रहा था कि उस बीस्ट ने छिपने के लिए एक वोल्केनो क्यों चुना, इसलिए 0541 ने उसे इसका रीजन एक्सप्लेन किया। चूंकि ये एक वोल्केनो था, भले ही वो डॉर्मेंट था, अर्थ के सरफेस और मोल्टन लावा के बीच का डिस्टेंस ज्यादा डीप नहीं था, इसलिए उस बीस्ट को अपनी जरूरत की डेप्थ तक पहुंचने के लिए ज्यादा अंदर तक डिग करने की जरूरत नहीं पड़ी। जियोथर्मल, क्या हम इसे पावर के सोर्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? जियांग फे ने पूछा। अगर वो बीस्ट इसे एनर्जी के सोर्स के रूप में इस्तेमाल कर सकता था तो 0541 को भी ऐसा करने के काबिल होना चाहिए था। टेक्निकली स्पीकिंग मैं ऐसा कर सकता हूं, लेकिन हीट एनर्जी को प्योर एनर्जी में कन्वर्ट करने की एफिशिएंसी बहुत लो है क्योंकि मेरे पास जरूरी इक्विपमेंट और टूल्स नहीं हैं। अगर मुझे काफी टाइम मिले तो मैं अपनी जरूरत भर की एनर्जी गैदर कर सकता हूं, लेकिन बात यह है कि टाइम फिलहाल हम दोनों के ही पास नहीं है, 0541 ने कहा। चलो कोई बात नहीं, कम से कम मैंने ट्राई तो किया, जियांग फे ने कहा, क्योंकि उसे लगा था कि उसे एनर्जी की एक गोल्ड माइन मिल गई है।
वो बीस्ट वोल्कानों में रेस्ट करने के लिए इंसानों की कई जिंदगियों जितना टाइम बिता सकता था, लेकिन जियांग फे ऐसा नहीं कर सकता था। जैसे जैसे जियांग फे वोल्कानों में और अंदर गया 0541 ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक बैरियर बना दिया, क्योंकि टेम्परेचर इंसानों के सर्वाइव करने की लिमिट को पार कर चुका था। इस पॉइंट पर पानी पलक झपकते ही इवेपोरेट हो जाता। हवा में मौजूद पॉइजनस गैस की तो बात ही क्या करें, जो सांस के साथ अंदर जाने पर जियांग फे को बहुत भारी नुकसान पहुंचा सकती थी। अंदर जाने पर रास्ता और सॉफ्टर होता गया। जैसे जैसे टेम्परेचर और हॉटर हो रहा था, सब कुछ एक डीप रेड ह्यू में चमक रहा था। आखिरकार उसे वो बीस्ट मिल ही गया, लेकिन तब जब वो लावा के बीच फ्लोट कर रहा था। यह क्या बला है? जियांग फे चिल्लाया और अपने होवरबोर्ड से फिसलते फिसलते बचा। जियांग फे की करंट डेप्थ से कुछ 100 मीटर्स नीचे एक बहुत ही गंदी सी दिखने वाली चीज लावा पर फ्लोट कर रही थी और धीरे धीरे सांस ले रही थी। यह पिंकिश कलर का और बहुत ह्यूज था। जियांग फे उसे कैसे भी देखता वो बयान ना की जा सकने वाली चीज लग रही थी। ज्यादा से ज्यादा वो मीट के एक बड़े से क्लम्प जैसा लग रहा था, जो बहुत गंदे तरीके से एक दूसरे से चिपका हुआ था। उसके कुछ एक्सटेंशंस भी थे जो आसपास लहराते हुए टेंटिकल्स जैसे लग रहे थे। रिकॉर्ड के हिसाब से इसे डूम्सडे मॉन्स्टर कहा जाता है। ये ऐसा सिर्फ अपनी इंजरीज की वजह से लग रहा है, 0541 ने उसकी ओरिजिनल इमेज प्रोजेक्ट करते हुए कहा। ओह डैम, ये चीज अपने ओरिजिनल फॉर्म जैसी तो बिल्कुल नहीं दिखती। 0541 की इमेज के हिसाब से इसका नॉर्मल अपीयरेंस कहीं ज्यादा फेरोशियस और बीस्ट जैसा था। इसके पूरे शरीर पर ब्लैक कलर के स्केल्स होने चाहिए थे। कुल मिलाकर ये मिथिकल क्रीचर कथुलू से मिलता जुलता था, जिसके सिर में बहुत सारी आंखें थीं और लोअर जॉ के आसपास टेंटिकल्स थे। 0541 के डेटा ने यहां तक एक्सप्लेन किया कि इसकी हर आंख एनर्जी अटैक्स ब्लास्ट करने के केपेबल थी। 0541, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन में है तो क्यों ना हम इसका थोड़ा सा फ्लैश काट लें? जियांग फे ने कहा। मैं कुछ और ही सजेस्ट करूंगा। फिलहाल ये डीप स्लीप की स्टेट में है, लेकिन अगर इसे कोई डैमेज पहुंचाया गया तो यह जाग सकता है। भले ही आप इसके हर फिजिकल अटैक को रोक लें, लेकिन आप इसके साइकिक अटैक से कभी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। 0541 ने कहा। जियांग फे ने तुरंत इसका फ्लैश हार्वेस्ट करने का ख्याल छोड़ दिया। जियांग फे पूरी तरह से भूल चुका था कि भले ही ये जेली के एक ब्लॉब जैसा दिख रहा था, लेकिन ये अभी भी एक लेवल 5 एलियन बीस्ट था। तो फिर अगर मैं इसका फ्लैश नहीं ले सकता तो तुम मुझे यहां नीचे क्यों लाए? जियांग फे चिल्लाया। हम इसका कोई हिस्सा नहीं काट रहे हैं, हम इसे पूरा ले जा रहे हैं। 0541 ने कहा। ले जा रहे हैं? तुम्हारा मतलब इस पूरे बीस्ट को? जियांग फे ने 0541 की इस अजीब बात को क्लैरिफाई करने के लिए पूछा। कैप्टन, ये बीस्ट सच में बुरी तरह कुचल दिया गया है। इसे रिकवर करने में कम से कम सैकड़ों साल लगेंगे। अगर सब सही रहा तो भी इसे खुद से हिलने डुलने लायक होने में 10 साल लग जाएंगे। इस पीरियड में ये खुद को डिफेंड करने के लिए सिर्फ साइकिक अटैक्स पर डिपेंड कर सकता है। ये मीट के एक बड़े टुकड़े के अलावा और कुछ नहीं है, जो चिल्लाने के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकता। दुनिया के बाकी लेवल 5 मेटा ह्यूमंस की नज़रों में ये लेवल 5 एलियन बीस्ट कूड़े के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन उन्हें जल्द ही इसकी इंपॉर्टेंस समझ आ जाएगी और वो इसके पीछे पड़ जाएंगे। हम इसे दूसरों से दूर रखने के लिए ले जा रहे हैं। एक दिन आप इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि अकेले इस बीस्ट से लड़ सकें, लेकिन अगर आप इसे हराना चाहते हैं तो आपको अपने साइकिक डिफेंसेस की ट्रेनिंग लेनी होगी। 0541 ने कहा। साइकिक डिफेंसेस को साइड में रखें तो अगर मैं इस एलियन चीज को हरा दूं तो क्या ये बीस्ट मेरे लिए स्ट्रॉन्गर बायो ह्यूमंस बनाने का खजाना बन जाएगा? जियांग फे ने पूछा। अगर जियांग फे को काफी टाइम मिल जाए तो वो इस बीस्ट को हराने के लिए एक स्पेशल प्लान बना सकता था। एक बार जब वो स्ट्रॉन्गर हो जाता तो ये बेचारा एलियन बीस्ट जियांग फे की मुर्गी बन जाता। जियांग फे इसमें से जितना चाहे उतना फ्लैश हार्वेस्ट कर सकता था। फिगरेटिवली स्पीकिंग, बिल्कुल एक अनलिमिटेड एग सप्लाई की तरह। ठीक है, अपना काम शुरू करो, जियांग फे ने इंस्ट्रक्ट किया। 0541 ने सिल्वर लाइट की एक बीम बाहर निकाली, जिसने पूरे लेवल 5 एलियन बीस्ट को एक गर्म ब्लैंकेट की तरह अपने अंदर समेट लिया। क्योंकि ये डीप स्लीप में था, इसलिए ये बीस्ट बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट चुका था। इसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि ये 0541 के बैरियर से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जियांग फे को लगा था कि 0541 बाकी शिप फ्रैगमेंट्स की तरह इस बीस्ट को भी अपनी रिंग में एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि 0541 सिर्फ दूसरों से इसकी प्रेजेंस को छिपा रहा था। एक बार लाइट बैरियर पूरी तरह खड़ा हो गया तो बीस्ट से निकलने वाली वो हल्की सी लेवल 5 एनर्जी पूरी तरह गायब हो गई। अगर कोई दूसरा लेवल 5 मेटा ह्यूमन इसके बगल में खड़ा भी हो जाता तो भी वो इसकी प्रेजेंस महसूस नहीं कर पाता जब तक कि वो बैरियर पार न कर ले। काम हो गया, कोई भी इसे यहाँ चेक करने नहीं आएगा। हम ये जगह छोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, 0541 ने कहा। चलो, अब इस मनहूस वोल्कानो से निकलने का टाइम आ गया है, जियांग फे ने अपना होवरबोर्ड तैयार करते हुए कहा। वोल्कानो से बाहर निकलने के बाद उसने पहाड़ की चोटी को ब्लास्ट कर दिया और वोल्कानो के मुहाने को मिट्टी से ढक दिया। इस तरह किसी को शक भी नहीं होगा कि वोल्कानो के अंदर कुछ छिपा है। अब कहाँ जाना है? जियांग फे ने पूछा। जियांग फे की टॉप प्रायोरिटी ब्रेव हार्ट का मेन इंजन रूम ढूंढना था। एनर्जी क्रिस्टल्स मिलना भी काफी अच्छा रहता, क्योंकि जियांग फे की सबसे बड़ी टेंशन उसकी एनर्जी प्रॉब्लम्स थीं। मेरे पास सजेस्ट करने के लिए 3 जगहें हैं, 0541 ने कहा। कहाँ? अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल्स और साथ ही मशहूर बर्म्यूडा ट्रायंगल। अरे वाह, गुड कॉल, जियांग फे ने कहा।
अर्थ के पोल्स ऐसी बर्फीली टंड्रा जगहें थीं जहां दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता था। अगर कोई होता भी तो उनके किसी एलियन एयरक्राफ्ट को ढूंढने के चांसेस बहुत कम थे। बर्म्यूडा ट्रायंगल अपने डरावने फिनोमेनन और अनएक्सप्लेनेबल एक्टिविटीज के लिए मशहूर था, क्योंकि इस एरिया में शिपरेक्स और प्लेन्स के गायब होने के कई किस्से थे, इसलिए हो सकता था कि इसका ब्रेव हार्ट से कुछ लेना देना हो। पहले नॉर्थ पोल चलते हैं, जियांग फे ने कहा। जियांग फे के नॉर्थ पोल पहले जाने के कई रीजंस थे। पहला था टाइम जोन, क्योंकि वो पहले ही और फीमेल एनपीसीएस को कोट करने का 0541 का सजेशन मान चुका था, इसलिए उसे बिना स्किप किए हर रात गेम खेलना था। बर्म्यूडा ट्रायंगल दुनिया के दूसरे कोने पर है, जिससे उसके लिए गेम में लॉग इन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। बर्म्यूडा ट्रायंगल के उलट यहां जियांग फे को टाइम जोन्स की टेंशन नहीं थी। अपनी पोजीशन से वो साउथ के मुकाबले नॉर्थ के कहीं ज्यादा करीब था। अगर उसे नॉर्थ पोल में कुछ नहीं मिला तो वो उड़कर दुनिया के दूसरे छोर साउथ पोल जाएगा और उसके बाद ही बर्म्यूडा ट्रायंगल का रुख करेगा। जो आपका हुक्म कैप्टन, 0541 ने कहा। जब तक जियांग फे उसकी बात मान रहा था तब तक वो पहले किसी भी जगह जाए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। कोऑर्डिनेट एंटर होते ही जियांग फे हॉवरबोर्ड पर सवार हुआ और हवा में उड़ चला। हॉवरबोर्ड पर जियांग फे सुपरसोनिक स्पीड के करीब पहुंच गया और उसे नॉर्थ पोल पहुंचने में 12 घंटे से भी कम टाइम लगा। वाओ, यहां सच में बर्फ के अलावा और कुछ नहीं है, जियांग फे पूरी आवाज में चिल्लाया। कैप्टन, एरिया के चारों तरफ उड़िए, मैं अपना स्कैन शुरू करता हूं, 0541 ने कहा। ठीक है, जियांग फे चिल्लाया, लेकिन तेज हवाओं के शोर में उसकी आवाज दब गई। सब जीरो एनवायरनमेंट में जियांग फे को प्रिपेयर करने के लिए 0541 ने जियांग फे के चारों तरफ एक बैरियर बना दिया जो उसे हाइपोथर्मिया से बचा रहा था। ये उसी तरह की टेक्नोलॉजी थी जिसने जियांग फे को वॉल्कानो और गहरे ओशन में प्रोटेक्ट किया था। यह टेक्नोलॉजी प्लैनेट नामेक में बनाई गई थी ताकि शिप क्रूज नॉर्मल एनवायरनमेंट से दूर ट्रैवल कर सकें। जियांग फे बर्फ के सरफेस के ठीक ऊपर उड़ रहा था, क्योंकि जमीन 0541 की स्कैनिंग एबिलिटी के लिए बहुत डीप हो सकती थी। ऐसा पहली बार नहीं था जब 0541 की पावरफुल स्कैनिंग एबिलिटी की कमी के चलते उसे मजबूरन ऐसा करना पड़ा हो। कई घंटों तक बर्फ के ऊपर मंडराने के बाद भी 0541 पूरे टाइम शांत रहा, जिसका मतलब था कि उसे कुछ नहीं मिला। आखिरकार जियांग फे थक गया और बिस्किट्स खाते और सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हुए उसने आराम किया। ये बहुत बोरिंग है, जियांग फे ने जम्हाई ली। इसका कुछ नहीं किया जा सकता। जब शिप अर्थ पर क्रैश हुआ था तो मेरे बहुत सारे इक्विपमेंट डैमेज हो गए थे। अगर मेरे पास एक पावरफुल स्कैनिंग फंक्शन होता तो हमें बस घर पर रहना पड़ता और मैं मिलीमीटर्स तक पूरी अर्थ का मैप तैयार कर सकता था, 0541 ने कहा। अपने पास्ट के बारे में शेखी बघारना बंद करो जब तुम उसका आधा भी नहीं कर सकते, जियांग फे ने कहा। सच कहें तो 0541 ने जो कुछ भी किया था जियांग फे उसके लिए ग्रेटफुल था। भले ही उसका करंट फंक्शन और पावर अपनी ओरिजिनल कैपेबिलिटी के सिर्फ 10% पर ही काम कर रहे थे। थोड़ी देर आराम करने के बाद जियांग फे ने नॉर्थ पोल के चारों तरफ उड़ने में 2 घंटे और बिताए। इसके बाद वो खाली हाथ वापस लौट आया और दिन यहीं खत्म करने का फैसला करते हुए गेम में लॉग इन करने की तैयारी करने लगा। जियांग फे ने जायंट सॉर्ड का इस्तेमाल करके पहाड़ में एक गुफा बनाई। उसने अपने लिए एक साफ और फ्लैट जमीन तलाशी और सोने के लिए लेट गया। 0541 की एक्सलेंट प्रोटेक्शन के चलते उसे ठंड की कोई टेंशन नहीं थी। गेम में जियांग फे ने अपने ओपोनेंट्स को हराने के लिए अपनी वन पंच टेक्निक का इस्तेमाल जारी रखा। वो शो ऑफ करने के लिए अपना टाइम और मेहनत वेस्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके ओपोनेंट्स के पास ट्रेजर कॉल्ड्रंस में से कुछ भी नहीं था। जैसे ही वो अपना बचा हुआ टाइम लड़कियों के साथ बिताना चाहता था, अचानक एक आदमी वहां आ गया। ये एक ऐसा सरप्राइज गेस्ट था जिसे जियांग फे इतनी जल्दी नहीं देखना चाहता था। जियांग फे के लिए जो आदमी आया था वो एक एनपीसी था, मास्टर ऑफ द 7 सीज किंग एल्रिक एरियल का पिता। जब उसकी प्यारी बेटी की मौत हुई थी तो जियांग फे को बहुत गिल्ट और शर्मिंदगी महसूस हुई थी। वो किंग एल्रिक से नहीं मिलना चाहता था, लेकिन अब जब वो सामने आ ही गया था तो बात करने से बचने का कोई रास्ता नहीं था। किंग एल्रिक जियांग फे शब्दों के लिए लड़खड़ाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बारे में कैसे बात करे। तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले ही पता है कि क्या हुआ है, किंग एल्रिक ने कहा, क्योंकि वो जियांग फे को बताना चाहता था कि जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। ये इसलिए हुआ क्योंकि मैं एरियल को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत वीक हूं। खुद को ऐसे बुरा मत कहो। जब एरियल ने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिवोशन किया था तभी मैं समझ गया था कि वो तुम्हारे बारे में कैसा फील करती है, किंग एल्रिक ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। इसके बाद उसने कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना शुरू किया, जो एक ऐसा सीक्रेट था जिसे मर्फोक के अलावा किसी और के साथ शेयर नहीं किया जाता था। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिवोशन दुनिया में एक लाइफ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता था, जो कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी दोनों की लाइफ को जोड़ देता था। लेकिन आज तक कोई भी ऐसा नहीं था जो जोड़ों में मरा हो। जब कोई मरमेड किसी मेल को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिवोशन ऑफर करती थी तो वो उसे अपनी लाइफ सौंप देती थी। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मरमेड और उसका मेल पार्टनर दोनों एक ही लाइफ शेयर करते थे, लेकिन जब कोई असली थ्रेट सामने आता तो मरमेड अपने पार्टनर को बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरती। सबसे डेस्परेट अटेम्प्ट्स में वो उसे बचाने के लिए एक फॉरबिडन स्किल इस्तेमाल करती, एक ऐसी स्किल जो आखिर में दूसरे को बचाने के लिए अपनी जान की बलि दे देती थी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिवोशन के बारे में पता चलने के बाद से लगभग हर मरमेड अपने लव्ड वन को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाली पहली इंसान होती थी।
इसलिए जब किंग एल्रिक ने देखा कि एरियल ने जियांग फे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो उसने उस किस्मत को मान लिया और जियांग फे के साथ शांति बना ली। मैं यहाँ एरियल के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि एम्परर ऑफ सी तुमसे मिलना चाहते हैं, किंग एल्रिक ने कहा। एम्परर? जियांग फे ने पूछा। बिल्कुल सही, अगर मैं अपनी बेटी की मौत के लिए किसी को ब्लेम करूंगा तो वो लाइट फैक्शन है। असली गलती उनकी ही है। मेरे खून को मुझसे छीना गया है और मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। इसलिए मैंने एम्परर से मदद मांगी और वो मदद करने के लिए तैयार हो गए हैं। एम्परर शायद तुमसे इस बारे में बात करना चाहें। ठीक है, मैं उनके बुलावे पर जरूर जाऊंगा, जियांग फे ने कहा। जियांग फे इस टॉपिक को लेकर कंफर्टेबल नहीं था क्योंकि वो जानता था कि एरियल असल में मरी नहीं है, लेकिन अगर वो एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करता तो किंग और एम्परर दोनों में से कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। जियांग फे लड़कियों को छोड़कर किंग एल्रिक के पीछे एंडलेस सीज की तरफ चला गया। ईस्टर्न सी में मौजूद एक टेलीपोर्टेशन सर्कल के जरिए जियांग फे एम्परर्स पैलेस में पहुंच गया। किंग एल्रिक के रास्ता दिखाने पर वे दोनों रॉयल चेंबर में पहुंच गए। प्लीज एम्परर को इन्फॉर्म करो कि मैं किंग एल्रिक और नेफिलिम वॉरियर वर्डियर ग्लाइडर उनके बुलावे पर आ गए हैं, किंग ने रॉयल चेंबर के सामने पहरा दे रहे एक जायंट वेल वॉरियर से कहा। देखते ही देखते वो वॉरियर लौट आया और उन दोनों को अंदर बुला लिया। मेरे पीछे आओ, किंग ने पहले अंदर जाते हुए कहा। जियांग फे बिल्कुल उसके पीछे चला और वो एकदम रिलैक्स था। ये पहली बार नहीं था जब वो एम्परर के रॉयल चेंबर में गया हो। मास्टर ऑफ द सेवन सीज एल्रिक एम्परर से मिलने के लिए हाजिर है, किंग एल्रिक ने एम्परर पोसीडन के सामने सिर झुकाते हुए ऊंची आवाज में कहा। एम्परर से दोबारा मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, जियांग फे ने भी सिर झुकाते हुए कहा। एम्परर ने हल्का सा सिर हिलाया और किंग एल्रिक की तरफ मुड़े। एल्रिक, मुझे सिचुएशन एक्सप्लेन करने दो, एम्परर ने कहा। जी एम्परर, किंग एल्रिक ने एक तरफ हटते हुए कहा। वह जानता था कि एम्परर जियांग फे से बात करना चाहते थे। वर्डियर ग्लाइडर, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें यहां क्यों बुलाया है? जैसा कि किंग एल्रिक ने बताया था, एम्परर पोसीडन एरियल के बारे में बात करना चाहते थे। क्या ये एरियल की मौत के बारे में है? जियांग फे ने पूछा। बिल्कुल सही, मैंने बताया था कि एरियल मेरी सौतेली बेटी है और क्योंकि मैं एम्परर ऑफ द सी हूं इसलिए एरियल मरफोक की प्रिंसेस है। अब लाइट फैक्शन ने खुलेआम मेरी प्रिंसेस को मार डाला है। तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? पोसीडन ने कहा और उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। अगर आप मेरी माने तो मुझे लगता है कि एम्परर को लाइट फैक्शन के खिलाफ नेफिलिम रेस के साथ अलायंस कर लेना चाहिए। काफी स्मार्ट लड़के हो। ऑगस्टस की बेटी भी विक्टिम्स में से एक है। मुझे यकीन है कि वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगा, पोसीडन ने अपनी कुर्सी के हत्थे पर हाथ मारते हुए कहा। जियांग फे ने एक गहरी सांस ली। पोसीडन के इजाबेला का जिक्र करते ही जियांग फे अचानक उदास हो गया। भले ही इजाबेला का कैरेक्टर अभी भी उसके साथ था, लेकिन वो अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी सोल जा चुकी थी। अब वो सिर्फ एक खाली ढांचा भर रह गई थी। उसमें मौजूदा इजाबेला को लेकर नेफिलिम किंग से मिलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि ऐसा करने पर उसे सिर्फ नेफिलिम किंग का गुस्सा ही झेलना पड़ता। नागस का क्या? जियांग फे ने पूछा। भले ही मरफोक और नेफिलिम सेलेस्टियल्स पर प्रेशर डालने के लिए अलायंस बना सकते थे, लेकिन नागस भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे। तुम्हें उनकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक प्लान है, पोसीडन ने कहा। अगर ऐसी बात है तो मैं ड्रैकोनियन को भी इसमें इन्वॉल्व कर सकता हूं, जियांग फे ने कहा। गॉड ऑफ लाइट और ड्रैगन गॉड दो ऐसी रेसेस थीं जिन्हें जियांग फे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। अगर ये दोनों रेसेस एक दूसरे से भिड़ जाएं तो जियांग फे को बहुत मजा आता। अच्छा, तुम ड्रैकोनियंस की बात कर रहे हो? पोसीडन ने पूछा। बिल्कुल सही, जियांग फे ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सिर हिलाते हुए कहा। मुझे तुम्हारी बात पर कुछ खास यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि ड्रैकोनियंस अपनी न्यूट्रलिटी के लिए जाने जाते हैं। उन्हें लाइट फैक्शन से लड़ने के लिए राजी करना लगभग नामुमकिन है, पोसीडन ने कहा। भले ही ये जियांग फे का आइडिया था, लेकिन शायद ये काम ना करे। एम्परर इस बात पर बिल्कुल सही है। ड्रैकोनियंस का सेलेस्टियल्स के खिलाफ कोई कदम उठाना मुश्किल होगा, लेकिन अगर बात इसके उलट हो तो जियांग फे ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मैं समझ रहा हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो, पोसीडन ने कहा। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ड्रैगन ने टूम ऑफ द पोप को गंदा किया है तो क्या एम्परर को लगेगा कि लाइट फैक्शन इस पर शांत बैठेगा? क्या ये सच है? पोसीडन दहाड़ा। अगर जियांग फे सच कह रहा था तो चर्च ऑफ द लाइट फैक्शन पक्का ड्रैकोनियन से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। ये बिल्कुल सच है। बहुत बढ़िया, मैं इस बारे में ऑगस्टस से बात करूंगा, पोसीडन ने कहा। हालांकि जब हम चर्च से लड़ रहे होंगे तो मैं नागा को मरफोक पर हमला करने का कोई मौका नहीं दे सकता। यहीं पर तुम्हारा काम शुरू होता है, पोसीडन ने कहा। डिंग, द एम्परर ऑफ द सी पोसाइडन हैज अ हिडन क्वेस्ट फॉर यू, एलिमिनेट द थ्रेट। वुड यू एक्सेप्ट इट? मुझे ये टास्क मंजूर है, जियांग फे ने कहा। जियांग फे ने ये क्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो जानता था कि उसने किंग एल्रिक और पूरी मरफोक रेस के साथ गलत किया था। जियांग फे ने डिस्क्रिप्शन पढ़े बिना ही क्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। बहुत खूब, मैं एल्रिक को बाद में तुम्हें मिशन डिटेल्स एक्सप्लेन करने के लिए भेज दूंगा। और हाँ, एक बात और। पोसीडन ने अपने पीछे हाथ बढ़ाकर एक प्लेट में कुछ रखा और अपने सर्वेंट्स को उसे जियांग फे को देने का इशारा किया। ये तुम्हारे काम आएगा, पोसीडन ने कहा। ये एकदम साफ था कि एम्परर ने जियांग फे को बुलाने से पहले ही इस मिशन का प्लान बना लिया था। नेफिलिम किंग और उनकी मीटिंग से जियांग फे का कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने जियांग फे को सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि वो इस टास्क को पूरा कर सके। जियांग फे ने सर्वेंट के प्लेट लाने का इंतजार किया।
तभी वो देख सका कि पोसीडन ने उसे क्या दिया था। हैरानी की बात थी कि वो सिर्फ एक छोटा सा जेम था। जियांग फेई ने उसे इंस्पेक्ट करने के लिए उठाया और देखा कि उसका एक सिंपल डिस्क्रिप्शन था, लेकिन कोई फंक्शन नहीं था। नागा सोल, फॉल्स, जेमस्टोन, एपिक नोट, लुक्स एंड फील्स लाइक द रियल नागा सोल बट इट डज नथिंग। ये क्या है? जियांग फेई ने जेम लेते हुए कहा। क्वेस्ट नेम, एलिमिनेटिंग द थ्रेट क्वेस्ट डिस्क्रिप्शन, द रेस ऑफ नागा possessed the powerful physique of that a draconian. It was a blessing through worshipping a gemstone that was called the Naga Soul, located in their holy altar. The mysterious gemstone emits powerful energy. Through exposing a newborn Naga with its energy, the baby Naga would be blessed with a strong body, making him a soldier in the future. Your mission is to take the gemstone and replace it with a fake. Quest objective, steal the Naga Soul. Quest reward, unknown. अरे यार! जियांग फे टेंशन में आ गया। भले ही इस क्वेस्ट में कोई फेलिंग पेनल्टी नहीं थी, लेकिन इसकी डिफिकल्टी बहुत ज्यादा थी। नागा रेस का होली ऑल्टर पक्का नागा की सिटी के बिल्कुल बीचों बीच होगा। भले ही जियांग फे के पास पानी के अंदर सांस लेने की एबिलिटी थी, लेकिन नागा के गढ़ में घुसना एक मिशन इम्पॉसिबल था। अगर वो किसी तरह उनके अड्डे के अंदर घुस भी जाता तो भी वो होली ऑल्टर में एंट्री नहीं ले पाता, क्योंकि वहां ऑर्डिनरी नागास को भी जाने की इजाजत नहीं थी। ऑल्टर में घुसपैठ करना ही अपने आप में एक इम्पॉसिबल मिशन था, और नागा सोल को चुराना तो उससे भी बड़ा काम था। गुड लक लड़के, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। पोसीडन हंसा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, जियांग फे ने कहा। भले ही उसने क्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उसे पूरा करने को लेकर उसके अंदर कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट जीरो था। एम्परर से बात खत्म करने के बाद जियांग फे और किंग एल्रिक पैलेस के बाहर मिले और उस क्रेजी क्वेस्ट के बारे में बात की। भले ही किंग एल्रिक पावरफुल था, लेकिन वो उसकी कोई खास मदद नहीं कर सकता था। आखिर में वो ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता था कि जियांग फे को सीधा नागा की सिटी में टेलीपोर्ट कर दे। उसके बाद जियांग फे को सब अकेले ही संभालना था। नागा और मरफोल्क हजारों सालों से एक दूसरे के खून के प्यासे थे। दोनों सी फोक्स के बीच झगड़े की वजह किसी को याद नहीं थी, लेकिन कोई भी साइड समझौता करने को तैयार नहीं थी। जब तक मरफोक्स नागास के खिलाफ वॉर डिक्लेयर नहीं करते, किंग एल्रिक भी जियांग फे को नागा की सिटी के बीचों बीच नहीं भेज सकता था। ठीक है, मैं अब तैयार हूं। मैं आपके भरोसे हूं। जियांग फे ने किंग एल्रिक के उसे नागा की टेरिटरी में टेलीपोर्ट करने की तैयारी करते हुए कहा। नागास के खिलाफ जियांग फे का इकलौता एडवांटेज उनके लिए उसकी न्यूट्रलिटी थी। नागा चर्च वालों के दुश्मन हो सकते थे, लेकिन उन्हें नेफिलिम से कोई परेशानी नहीं थी। असल में लाइट फैक्शन से दुश्मनी होने की वजह से वे उनके और भी करीब आ गए थे। इस वजह से जियांग फे बिना किसी अटैक के नागा टेरिटरी में आराम से जा सकता था। इसके बाद किंग एल्रिक ने अपनी पावर और अथॉरिटी के साथ जियांग फे को एंडलेस सीज में भेज दिया, जहां नागा रेस रहती थी। अकेले होने पर जियांग फे को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उस बड़े इंसिडेंट से पहले इजाबेला अभी भी जियांग फे से बात कर सकती थी और उसे पूरी दुनिया के बारे में वो सब बता सकती थी जो वो जानती थी। अगर उसकी सोल अभी भी उसके पास होती तो वो उसे नागा रेस के बारे में कुछ सिखा रही होती, लेकिन अब वो सिर्फ एक खाली ढांचा थी। जियांग फे ने आसपास स्विम किया और अपनी लोकेशन पूछने के लिए किसी एनपीसी को ढूंढने की कोशिश की और हो सके तो किसी से खुद को होली ऑल्टर के अंदर भेजने का जुगाड़ लगाने लगा। 20 मिनट बाद जियांग फे को एक एनपीसी मिला जो आसपास पेट्रोल कर रहा था। मक्रूरस पेट्रोलमैन, ह्यूमनॉइड, एलीट लेवल, 70 हेल्थ पॉइंट्स, 100%। नोट, रैंक्ड द लोएस्ट अमंग्स्ट द नागा रेस। रुको, यहां आने का अपना काम बताओ, पेट्रोलमैन ने जियांग फे को अपनी तरफ बढ़ने से रोकते हुए कहा। मैं नेफिलिम का एक इंक्विजिटर हूं। मैं यहां तुम्हारे लीडर के साथ कुछ जरूरी मामलों पर बात करने आया हूं, जियांग फे ने कहा। क्या तुम्हारे पास खुद को साबित करने के लिए कुछ है? जियांग फे फंस गया। अगर वो नेफिलिम का एक असली इंक्विजिटर होता तो उसके पास अपनी आइडेंटिटी साबित करने वाले डॉक्यूमेंट्स होते, लेकिन चूंकि ये एक मनगढ़ंत झूठ था, अगर तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है तो तुम्हें सिटी में घुसने की इजाजत नहीं है, पेट्रोलमैन ने कहा। भले ही जियांग फे की पेट्रोलमैन के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे सिटी में घुसने की इजाजत नहीं थी। रूल्स आखिर रूल्स होते हैं, और पेट्रोलमैन सिर्फ प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा था। टीएसके, मुझे क्या करना चाहिए? पेट्रोलमैन को जाते देखकर जियांग फे ने सोचा कि वो बिना परमिशन के सिटी में चुपके से घुस सकता है, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो कोई तमाशा खड़ा हो सकता था, और क्वेस्ट पूरा करने के लिए उसे ये सब बिल्कुल नहीं चाहिए था। अगर पेट्रोलमैन चला गया तो वो सिटी के लिए अपना इकलौता गाइड खो देगा। ये अंडर वाटर रेल्म बहुत बड़ा था, और चूंकि वो पानी के अंदर कोई माउंट्स इस्तेमाल नहीं कर सकता था, इसलिए सिटी या बेवकूफ बनाने के लिए किसी दूसरे एनपीसी को ढूंढने में उसे सदियां लग जाती। तुम अभी भी यहां क्यों हो? क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? मेरा तुम्हारे लीडर से बात करना बहुत जरूरी है। मेरे पास मरफोल्क के बारे में इंफॉर्मेशन है, जियांग फे ने डेस्परेशन में कहा। क्या ये सच है? पेट्रोलमैन चिल्लाया। अंडर वाटर रेल्म में ज्यादातर सी फोल्क को सरफेस वर्ल्ड की कोई परवाह नहीं थी। मरफोल्क और नागा दोनों के लिए इकलौता मिलता जुलता खतरा पायरेट्स थे। लेकिन अब जब जियांग फे उनके जानी दुश्मन के बारे में इंफॉर्मेशन ऑफर कर रहा था तो पेट्रोलमैन को इंटरेस्ट आने लगा। मुझे बताओ, पेट्रोलमैन ने कहा। नहीं, ये तुम्हारे जैसे किसी इंसान के सुनने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं ये सिर्फ तुम्हारे लीडर को बता सकता हूं, जियांग फे ने कहा। अब फिर से भाव खाने का टाइम आ गया था। अच्छा ठीक है, मेरे पीछे आओ, पेट्रोलमैन ने कहा।
उसने जियांग फे के झूठ को पूरी तरह सच मान लिया था, क्योंकि उसका रैंक कुछ भी कहने के लिए बहुत छोटा था। लेकिन दुश्मन से लड़ने में अपनी रेस की मदद करना उसकी ड्यूटी थी। इसके अलावा इंक्विजिटर को एंट्री ना देने के लिए उसे सजा भी मिल सकती थी, खासकर तब जब उसने मरफोक के बारे में इन्फॉर्मेशन होने का दावा किया था। जियांग फे पेट्रोलमैन के पीछे पीछे चल दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि सरफेस वर्ल्ड के मुकाबले ये अंडर वाटर रेल्म बहुत अलग था। यहाँ रोड्स और पेवमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं थी जिसे पहचाना जा सके, इसलिए यहाँ के रास्तों को जानने वाले किसी इंसान के बिना जियांग फे कभी नागा की सिटी नहीं ढूंढ पाता। जैसे ही सनलाइट मध्यम हुई, जियांग फे आखिरकार एक बड़े से स्नेल शेल के पास पहुंच गया। आसपास कुछ नहीं था, सिर्फ सैंड कॉरल्स और पानी था। पेट्रोलमैन के गाइड किए बिना इस जगह को ढूंढना बहुत मुश्किल होता। वो बड़ा सा कोन शेल एक चेक पॉइंट जैसा लग रहा था, जो किसी स्काउट टावर से मिलता जुलता था। प्लीज यहीं रुको, मुझे इसकी रिपोर्ट करनी है, पेट्रोलमैन ने नीचे से शेल की कैविटी में घुसते हुए कहा। देखते ही देखते पेट्रोलमैन एक दूसरे लंबे और थोड़े बड़े मकरूरास के साथ वापस लौट आया। मकरूरस इंस्पेक्टर, ह्यूमनॉइड एडवांस्ड एलीट लेवल, 75 हेल्थ पॉइंट्स, 100%। नोट, द वन दैट फाइट्स फॉर द नागा। क्या तुम वही हो जो मरफोल्ड के बारे में इंफॉर्मेशन होने का दावा कर रहा है? इंस्पेक्टर ने कहा। भले ही ये इंस्पेक्टर पेट्रोलमैन से 1 या 2 रैंक्स ऊपर था, लेकिन उसका ऑरा काफी इंटिमिडेटिंग लग रहा था। बिल्कुल सही, जियांग फे ने जितना हो सके उतनी शांति से कहा। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें जो कुछ भी पता है मुझे सब बताओ, इंस्पेक्टर ने स्मर्क करते हुए कहा। तुम्हें? मुझे डर है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। यह इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि मैंने पेट्रोलमैन से कहा, मैं ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ तुम्हारे लीडर को बता सकता हूं, जियांग फे ने कहा। इस पॉइंट पर जियांग फे उसके चेहरे के भावों को अच्छी तरह समझ चुका था। वो ये इन्फॉर्मेशन खुद के लिए चाहता था, ताकि लीडर को खुद इन्फॉर्म करके सारा क्रेडिट ले सके। उफ, ठीक है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि ये बहुत जरूरी है? इंस्पेक्टर ने कहा। जैसी कि उम्मीद थी, ये बात रैंकिंग लैडर में काफी ऊपर तक जाने वाली थी। पेट्रोलमैन की तरह इंस्पेक्टर ने भी जियांग फे की डिमांड के आगे घुटने टेक दिए।